नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ समीर चौगांवकर जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर तो बनने वाली है जब तहव्वुर राणा यहां भारत में लैंड करेगा दिल्ली में। एक स्पेशल फ्लाइट से उसको लेकर के आया जा रहा है। एनआईए की टीमें और हमारे तमाम और अफसर लोग वहां अमेरिका गए हुए हैं। कल से ये चर्चा है कब आए। अब उसका आने का समय लगभग यही बताया गया था जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो उसकी फ्लाइट कभी भी दिल्ली लैंड कर सकती है। तो सबसे बड़ी खबर तो वो हो जाएगी, उस पर हम लोग तफसील से बात करेंगे। उससे पहले आइए मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट खबरों की ओर लेकर के चलता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने यह बिल पास किया वक्फ संशोधन का, और इसके बाद अब एक किस्म का जन जागरण अभियान भारतीय जनता पार्टी चलाने वाली है। ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर और राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इस कैंपेन को चलाया जाएगा। ये पार्टी के कार्यालय से आदेश जारी हुआ है नड्डा जी की तरफ से। तो इसकी कुछ बारीकियां मैं आपको बताता हूं, लेकिन इसको आप समझ सकते हैं शुद्ध भाषा में एक बीजेपी का मुस्लिम आउटरीच के तौर पर, कि वक्फ को लेकर के जाइए, लोगों को बताइए कि इसमें आपके लिए हम क्या क्या काम करने जा रहे हैं, और इसमें मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग को अपने साथ जोड़िए। वक्फ संशोधन कानून का ये नोटिफिकेशन जारी होने के तुरंत बाद बीजेपी ने इसे देश भर में जन जागरण अभियान के तहत फैलाने का अब एक प्रयास शुरू किया है। इसके जरिए मुस्लिम समुदाय को यह बताया जाएगा कि यह कानून किस तरह उनके लिए फायदेमंद है। बीजेपी ने इस अभियान के लिए 4 सदस्यीय एक समिति का गठन किया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी, अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रभारी और राष्ट्रीय मंत्री अरविंद मेनन, राष्ट्रीय महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल और अनिल एंटनी ये इस समिति में होंगे। और इस अभियान की शुरुआत आज से दिल्ली में एक विस्तार कार्यालय की बैठक के साथ हो रही है। इसके बाद राज्यों के राजधानियों में जन जागरण अभियान के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए वर्कशॉप्स का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी ने 3 लेवल पर मुसलमानों के बीच इस आउटरीच का प्लान तैयार किया है। प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर प्रोफेशनल्स, इन्फ्लुएंसर्स, प्रभावशाली मुस्लिम महिलाओं के साथ संवाद कार्यक्रम होगा। बीजेपी युवा मोर्चा को मुस्लिम नौजवानों के बीच इस नए कानून के फायदे बताने की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी के सारे सांसद और विधायकों को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में कम से कम ऐसा एक संवाद कार्यक्रम करने के लिए कहा गया है। और बीजेपी का मकसद है वक्फ कानून को लेकर गढ़े जा रहे नैरेटिव को तोड़ना। और पहली बार आप ये कह सकते हैं कि मुस्लिम इलाकों में मुसलमान परिवारों तक डोर टू डोर कैंपेन के जरिए भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी। इससे पहले केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ऐसा स्पष्ट आदेश नहीं हुआ कि आप जाइए और मुसलमानों के बीच में यह मैसेज लेकर के बात कीजिए उनसे। और जैसा मैंने आपको बताया, मुस्लिम कम्युनिटी के इन्फ्लुएंशियल लोगों के बीच, प्रभावशाली पढ़े लिखे लोगों के बीच जाकर के इस बात को बताना है, और उनके जरिए मुस्लिम मासेस में इस बात को भारतीय जनता पार्टी फैलाना चाहती है, बताना चाहती है कि वक्फ कानून कैसे उन्हीं के फायदे के लिए बनाया गया है और उसमें उनका कितना ख्याल किया गया है। तो अब इसको दोनों तरफ से देखा जा सकता है। एक तो ये अच्छी बात है, एक ऐसा कानून है जिसमें वाकई मुसलमान, गरीब मुसलमान के लिए अगर कुछ प्रावधान है तो उनको पता लगे। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों के बीच एक पॉलिटिकल तरीके से पहुंचना, अपना संदेश पहुंचाना। अब जब वहां जाकर के मुस्लिम इलाकों में बात होगी कि मोदी ने आपके लिए कानून बनाया है, तो मुसलमान और मोदी की बात तो होगी। और ऐसा स्ट्रक्चर्ड कैंपेन बीजेपी ने इससे पहले नहीं किया। बीजेपी की लाइन क्या हुआ करती थी, या मोदी जी क्या कहते थे कि चिंता इस बात की मत करना कि मुसलमान तुमको वोट देता है कि नहीं देता है, अपने कार्यक्रम, सरकार की नीतियां उनके बीच जाकर के बताते रहो। लेकिन यह खुले तौर पर ऐसा आदेश जारी हुआ है जिसमें पूरे देश के अंदर, खासतौर पर मुस्लिम एरियाज में, यह प्रचार प्रसार का काम जो है वो किया जाएगा। त्रिपाठी जी, कैसे देख रहे हैं इसको आप? अब ये वक्फ पर अनर्गल बातें ना फैलें या मुसलमान को जोड़ा जाए? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या सरकार के तौर पर सरकार की नीतियों को किसी भी समाज का, विशेष करके जिसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है, पहले भी बताना चाहिए। और कानून बनने के बाद भी अगर कुछ विघ्न संतोषी हैं, मान नहीं रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, बेवजह समाज में एक दूसरे के खिलाफ घृणा विद्वेष फैला रहे हैं, कलकत्ता जैसी तस्वीरें भी आ जाती हैं, तो ऐसे में जो पार्टी सरकार में है और जिस पार्टी को उस वर्ग का विरोधी माना जाता है, यानी माना जाता है कि मुसलमान के खिलाफ तो मतलब तैयारी ही है भाजपा, हर वक्त वही करती है, जबकि सच बात यह है कि कोई भी ऐसा काम अभी तक नहीं किया है सीधे तौर पर जिसको कहा जाए, जिसको आप कहते हैं कि फलाना जगह उनके नेता ने बोल दिया, धमाका जगह उनके नेता ने बोल दिया, तो कैसे आप उनको कहेंगे? तो भैया ऐसे तो पता नहीं कौन कौन क्या क्या बोलता है। अखिलेश यादव की पार्टी के लोग ब्राह्मण जाति को लेकर, राजपूत जाति को लेकर, बनिया जाति को लेकर, दूसरी जातियों को लेकर, पिछड़ों में जो है, दलितों में, किसको किसको नहीं बोलते हैं। ये नारे कौन कौन से कितने गंदे गंदे नारे आए क्या, उसके बाद ये कह दिए। लेकिन मुसलमान के सामने भाजपा को खड़ा रखना,
ऐसे में यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष लेकर उन तक जाए, बहुत बेहतर तरीका है। और मैं ये भी मानता हूं, जो अमित शाह ने संसद में कहा, अब ये कानून बंधनकारी है, तो बंधन आपको कॉन्स्टिट्यूशनली है, लेकिन सोशल फैब्रिक के लिए, ट्रस्ट के लिए, और एक सरकार जो पार्टी सत्ता में है, जिसकी सरकार है, वो पार्टी आपके दरवाजे जा रही है, आपको कुछ लगता है कि ये है तो आप बताइए। और उस पार्टी के लिए भी बनता है कि क्या क्या सोचकर कहा गया है, भले 14-14 घंटे की बहस हुई, फिर से जाकर उनको समझाइए, अच्छा कदम है। देखिए, है क्योंकि कानून मुसलमानों के लिए ही बनाया गया है, जाहिर है कि उन तक पहुंचाना पड़ेगा। अब सौरभ देखिए, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये तो इस सरकार के जिसको कहें कि एक तरह से उनका मूल है ना, लाभार्थी बनाते हैं तो रोज मोदी जी उनसे बात करते हैं, मुद्रा हुई तो रोज बात करते हैं, तो उनका तो काम ही 3 तलाक। लेकिन मुसलमानों से ऐसी कभी बात करने की नौबत नहीं आई ना। 3 तलाक हुआ तो मुस्लिम महिलाओं को बुला के किया। तो मैं ये कह रहा हूं, भले मुसलमान एक वोट न दे, भले मुसलमान अटल जी के समय से भी शायद कम वोट दे रहा है, भले ही कुछ कुछ भ्रम होता रहता है, लेकिन सरकार का काम है, पार्टी का काम है उनके तक आउटरीच। देखिए, मैं उनका जो प्रेस रिलीज है वो भी आपके लिए, उसके कुछ पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट्स वो पढ़ देता हूं जल्दी से। प्रदेश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया है, प्रदेश स्तर पर क्या करेंगे, मुस्लिम और अन्य समाज के धार्मिक नेता, डॉक्टर, कलाकार, वकील, शिक्षाविद, महिला कार्यकर्ता, मीडिया प्रमुख और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को आमंत्रित करके महत्वपूर्ण स्थानों पर टाउन हॉल जो है वो आयोजित किए जाएंगे। जिला स्तर पर सभी जिलों में मुस्लिम समुदाय के प्रभावशाली व्यक्तियों को शामिल करते हुए नागरिक संवाद आयोजित किए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेजेंटेशन के साथ मुस्लिम समाज के प्रमुख व्यक्तियों के साथ संवाद बैठक का कार्यक्रम किया जाएगा। और मंडल स्तर पर प्रत्येक मंडल में मुस्लिम महिला संपर्क, वो कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाएंगे। आपको याद आ रहा है कि ऐसा एक स्ट्रक्चर्ड मुस्लिम आउटरीच प्रोग्राम हुआ हो पहले? मुझे याद नहीं है कि इस तरह का कोई मुस्लिम आउटरीच स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम हुआ हो, बल्कि मुस्लिम के साथ आउटरीच पर भी कोई बड़ा प्रोग्राम हुआ हो, ऐसा भी मुझे नहीं लगता। लेकिन अच्छी बात है, मगर मेरे हिसाब से बहुत देर की है। ये जो आउटरीच प्रोग्राम है कि इस वक्त बिल का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, किसके लिए है, ये सारा कार्यक्रम जब वक्त बिल पास करने से पहले जब चल रहा था, जो पूरा प्रोसेस किया गया था, जिसमें आपने मंगवाए थे कि भाई आपकी क्या राय है, क्या राय नहीं है, जनता की राय क्या है, संगठनों की राय क्या है, उसी दौरान अगर ये आउटरीच प्रोग्राम किया जाता तो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इस बिल को पास कराने के लिए भी हो सकते हैं। और आज नाराज़गी या जो प्रदर्शन दिखाई दे रहा है वो नहीं होता, वो आउटरीच, जिसके लिए अक्सर मैं कहता रहता था कि सरकार जो है अभी तक ये भरोसे नहीं दिला पाई है कि भाई ये उनके फ़ायदे का कार्यक्रम है या बिल है, जिस पर मैंने बहुत बार चर्चा की थी, जिसको लेकर काफ़ी बात हुई। तो ये है कि ये आउटरीच कार्यक्रम आज क्यों कर रहे हैं। आउटरीच कार्यक्रम तो जब बिल पास होने से पहले करना चाहिए था कि क्यों ये बिल जरूरी है, क्यों बिल ये मुसलमानों के फ़ायदे का है। लेकिन अब भी कर रहे हैं तो ठीक है बात कि इस तरह से किया जा रहा है, लेकिन इसके क्या मकसद है। और उससे भी बड़ी बात, अभी तो मैं सोच रहा हूँ जो आपने नाम दिए, जो संगठन का जो काम है वो ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेता हुए मुस्लिम नेता अभी जो हैं, शाहनवाज हुसैन साहब और मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जो लंबे समय से काम करते रहे और उस दौर में भी काम करते रहे जब मुसलमान शायद भारतीय जनता पार्टी को एक अनटचेबल पार्टी के तौर पर देखता था जी। उस दौरान भी वो करते रहे। उन लोगों को इसमें शामिल किया गया है कि नहीं किया गया मुझे नहीं पता, ऑफिशियल आपके प्रेस नोट में तो नहीं है उनका नाम। तो ऐसे लोगों को भी उसमें शामिल करें और दूसरे लोगों को शामिल करके आउटरीच प्रोग्राम बनाए। लेकिन उसमें ज़रूरत क्या है, ये बिल को समझाने की ज़रूरत है। बिल को समझाने की ज़रूरत नहीं है, बिल समझ रहा है मुसलमान क्या है क्या नहीं है, कितना फ़ायदा है कितना नुकसान है, पसमानदा के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं। आपको ये भरोसा दिलाना कि आप जो काम करते हैं वो मुसलमानों के फ़ायदे का काम है, वो मुसलमानों का संदेश ना देखें है, संदेश ना देखें। ये जब तक आउटरीच प्रोग्राम नहीं बनेगा कि आप हम पर संदेह करना, शक करना छोड़ें। आपने सही कहा। और इस कार्रवाई से हो सकता है वो मकसद हल हो। हाँ होगा। आउटरीच से तो कुछ भी होता है, जब संवाद करते हैं तो कुछ तो फायदा होता ही है, बर्फ पिघलती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये जो कार्यक्रम शुरू हो रहा है इसे भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं कर रही है, इसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की बड़ी भूमिका निभाई जा रही है। और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जमीनी स्तर पर जो लंबे समय से काम कर रहा है मुसलमानों के बीच में प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को लेकर बताने के लिए कि भाई किस तरीके से राष्ट्रवादी मुसलमान देश के साथ जुड़े हुए हैं, संघ के साथ जुड़े हुए हैं, और जिस तरीके से मुसलमान इस तरह के जो विचारधारा के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद भी करते हैं वो लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो एक बड़ा वर्ग मुझे लगता है मुस्लिम
मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। और ये इतना बड़ा आउटरीच कार्यक्रम पहली बार शुरू हो रहा है, लेकिन इसके पहले भी शुरुआत हुई थी जब 3 तलाक बिल पास किया गया था। उसके बाद महिला मोर्चा ने सारी मुस्लिम महिलाओं को संबोधित करने के लिए, उनको बताने के लिए कि 3 तलाक उनके फेवर में कैसा है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर महिला मोर्चा ने हर जिले के अंदर मुस्लिम महिलाओं के साथ एक संवाद कार्यक्रम शुरू किया था। हालांकि बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा था, उसका बहुत सपोर्ट नहीं मिला था, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत है भारतीय जनता जो पार्टी बात की। अभी विजय जी ने कही, आप उससे सहमत हैं क्या कि मतलब एक केवल बिल के बारे में बातें करना मकसद नहीं होगा, ये इन टोटलिटी अगर इसको देखें तो बीजेपी मुसलमानों के करीब जाना चाहती है? नहीं, मुझे लगता है कि बिल के बारे में भी बताना जरूरी होगा। जिस तरीके से एक भ्रम क्रिएट किया जा रहा है कि भाई ये बिल पास हो गया है तो अब आपकी जमीनों पे कब्जा होगा, जो आपकी जमीन है वो आपसे ले ली जाएगी, जो आपकी मस्जिद है उसके ऊपर कब्जा हो जाएगा। तो ये जो भ्रम क्रिएट किया गया, जैसे किसान आंदोलन को लेकर किया गया था, ये भ्रम दूर करने की कोशिश की जा रही है। लगातार अमित शाह जी ने जो जिक्र किया और लोकसभा में जो भाषण रहा अमित शाह जी का, मुझे लगता है वो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने बहुत स्पष्ट लोकसभा में अपनी पार्टी की बात इस बिल को लेकर रखी थी। तो मुझे मुसलमानों का जो गरीब तबका है वो अपने इमामों के, जो इनके बड़े फतवा देने वाले, उनके बहकावे में आ जाता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो आपकी जमीनों पे कब्जा कर लेगी, आपकी मस्जिदों में कब्जा होगी, आपकी नागरिकता वापस ले ली जाएगी, आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। तो ये लगातार जो डर क्रिएट किया जा रहा था, और प्रधानमंत्री मोदी अब 2014 से लगातार सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, सारी योजनाओं में सबका भागीदारी हो रही है। महिलाओं के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए, मुस्लिम युवाओं के लिए, मुस्लिम लड़कियों के लिए पढ़ाई के लेके उड़ान जैसी योजना प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की, और बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में मुस्लिम महिलाओं के लिए घर बनाने का काम भी केंद्र सरकार कर रही है। तो मुझे लगता है कि एक बेहतर तरीका है बताने के लिए कि भाई जो प्रधानमंत्री ने अभी कहा, वैसे दो बातें गरीब सर मुसलमानों को जोड़ने के लिए मुझे स्ट्राइक करिए। एक तो ये कि जो कमेटी बनाई है उसमें बड़ा जो चॉइस ऑफ पीपल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। राधा मोहनदास अग्रवाल जी हैं, उनका लोकसभा का भाषण आप लोग अभी याद कर लीजिए, कोई निकाल कर क्या निकाले, हाँ वही बात लीजिएगा क्या बात उन्होंने कही थी। और गोरखपुर के हैं वो, गोरखपुर के हैं। अनुराग ठाकुर हैं कि नहीं? नहीं, उनका नाम वो 4 लोगों में नहीं है, वो बीजेपी में नहीं है ना रामनाथ ठाकुर। दूसरा ये कि ये जो बताया है उसमें कि इन लोगों से मिलिए, तो उसमें डॉक्टर, पत्रकार और इन्फ्लुएंसर सब लोगों का नाम शामिल है। उसमें एक ये नहीं लिखा है कि आप मुस्लिम धर्मगुरुओं के बीच भी जाइए, उनको बताइए जो सबसे मजबूत कड़ी हो सकते हैं उनके लिए। देखिए अभी विजय जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि शहजाद, वो क्या कहते हैं, शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी जैसे नेताओं को भी शामिल करना चाहिए। दरअसल बीजेपी में मुस्लिम नेताओं में अगर आप देखें तो पहले सिकंदर बख्त और आरिफ बेग हुआ करते थे, 2 चेहरे होते थे। उसके बाद लंबे समय तक वो चेहरे चले जनसंघ के ज़माने से, और बाद में फिर शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी चेहरे बन गए। नजमा हेप्तुल्ला भी, नजमा हेप्तुल्ला तो पार्टी से आई थी, वो तो मैं ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ, वो तो कांग्रेस से आई थी नजमा हेप्तुल्ला। अब 2 चेहरे दूसरे हैं, अब शहजाद पूनावाला है और जफर इस्लाम है। तो पार्टी में वहाँ मुस्लिम चेहरे मतलब अपने नए पीढ़ीगत के हिसाब से एक परिवर्तन होता रहता है, तो शायद उन लोगों की भूमिका होगी इसमें। देखिए बहुत स्वागत योग्य, मैं तो इस पहल को बहुत स्वागत योग्य मानता हूँ। प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी मैं आपसे कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सत्ताधारी पार्टी है। 16 कई मतलब 18-20 राज्यों में तो उसकी और उसके गठबंधन की सरकार, 20 राज्यों में। तो अगर वो एक ऐसे वर्ग को आउटरीच कर रही है जिसके बारे में माना जाता है कि वो उसको वोट नहीं देता या उसके सहयोगियों को भी वोट नहीं देता, तो ये स्वागत योग्य कदम है, उसको करना चाहिए रीच आउट। जो पार्टी देश चला रही है और उसको रीच आउट करना चाहिए। मुझे लगता है ये एक अच्छी पहल है और इस पहल को आगे बढ़ना चाहिए। वक्त कानून हो या जो भी संदेह हो उनको दूर करना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट हो जाए क्या 3C बताते हैं सर? कमिटमेंट, कन्विक्शन और कंटिन्यूटी। वो होनी चाहिए ना? वो तो होनी चाहिए। साथ में एक जो संदेह है उसको दूर करने का मतलब क्या है कि बीजेपी की लीडरशिप उन तत्वों पर भी लगाम लगा है जो बीच बीच में ऐसे संदेह उत्पन्न करवाते हैं। जैसे अभी एक संगीत सोम उत्तर प्रदेश, उनका एक बयान अभी पिछले 4-5 दिन पहले आया, या कभी कोई विधायक दिल्ली का जाकर के बाजार में आधार कार्ड चेक करने लगेगा, कभी कोई बीजेपी शासित राज्य कह देगा कि आप नेम प्लेट लगाओ। ये सब जो चीज़ें हैं, या कहीं 5-7 लोग पकड़ कर किसी को मार देंगे, हालांकि वो घटनाएं में कमी आई, अच्छी बात ये है। लेकिन इस तरह की जो घटना है, ऐसे तत्वों पर लगाम लगानी पड़ेगी पार्टी के नेतृत्व को, और अपने नेताओं को भी कहना पड़ेगा भाई ऐसा कोई बयान न दें जिससे कि इसलिए मैंने कहा कि आपको आउटरीच के साथ साथ आपको बीजेपी की एक बड़ी नियत दिखाई दे रही है इसमें कि भाई ना भाई अब मुसलमानों को हमें एलियनेट नहीं करना है। देखिए बीजेपी के नेतृत्व की नियत में मुझे कोई संदेह नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे नड्डा जी हो, अमित शाह जी हो, जो टॉप लीडरशिप है, अगर ये प्रोग्राम आया तो उनकी सहमति से ही आया होगा, उसमें कोई। और चूंकि प्रधानमंत्री की यहाँ बात है, वो तो देखिए
जितने इस्लामिक कंट्री हैं विश्व के, सबका नागरिक सम्मान उनको मिल चुका है। सऊदी अरब, यूएई, आपका कतर, जॉर्डन जो हैं, तो उनकी एक छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है, और ऐसे में अगर वो आउटरीच की जा रही तो ये एक सकारात्मक कदम है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मुझे प्रधानमंत्री जी का वो भाषण याद है, मोदी जी का, जब ये गौरक्षकों के नाम पर मुसलमानों पर हमले हुए थे, तो उन्होंने कहा था, शायद पहला ही टर्म था उनका, उन्होंने कहा था गौरक्षा के नाम पर जो लोग इस तरह मतलब शब्द इस्तेमाल किया था, अराजकता कर रहे हैं, वो उन पर लगाम रखनी चाहिए। बल्कि उनकी तमाम आलोचना भी की थी उन्हीं विदिन हिंदुत्ववादियों ने कि प्रधानमंत्री को ऐसे नहीं बोलना चाहिए और ये, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा था। मुझे लगता है उस तरह के लगाम, उस तरह के लोगों पर रोक लगानी भी जरूरी है, और ऐसे लोगों का महिमा मंडल भी नहीं किया जाना चाहिए जो इस तरह के काम में होते हैं कि मेरे भाई बिल्किस बानो को छोड़ के आए, उनको माला पहना रहे हो, या वो एक मंत्री झारखंड में माला पहना रहे थे। तो ऐसे लोग, ये तो देखना पड़ेगा सर, दोनों तरह पे काम करना पड़ेगा कि बीजेपी के लोगों के बीच में भी ये मैसेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बाकी आगे आपको बताता हूं इसकी जरूरत और क्यों पड़ रही है उनको। अभी कांग्रेस पार्टी का 2 दिन का अधिवेशन खत्म हो गया। राहुल गांधी ने भी वक्फ पर बोला, जैसे मोदी जी ने भी परसों वक्फ पर पहली बार बात की, ऐसे राहुल गांधी ने भी की। और राहुल गांधी ने साफ साफ खुलकर कहा कि ये जो सरकार ने बिल पास किया है, ये लोगों की धार्मिक आजादी पर हमला है, ये संविधान पर हमला है। यही बात है, यही वो बात नैरेटिव है जिसको बीजेपी काउंटर करना चाहती है। तो मैं आपको सुना रहा हूं, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, और उनको जवाब दिया बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने। उन्होंने अपने जवाब में बल्कि सवाल पूछे राहुल गांधी से कि आप क्या आप नहीं चाहते कि गरीब मुसलमानों को और महिलाओं को वक्फ बोर्ड में जो हमने बदलाव किए हैं इसके परिवर्तनों का लाभ मिले? तो राहुल जी साफ साफ बताएं, सुनिए। बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ बिल पास किया। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। उसके एकदम बाद ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर, उनका जो न्यूज़पेपर है, ऑर्गेनाइजर नहीं, ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि अब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी जमीन पर हम आक्रमण करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे सिख भाई हैं आपके पास भी आएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि ये आप पर आक्रमण नहीं है, और ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और एंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है। में तो एक मुसलमानों की या माइनॉरिटी की एक प्रॉपर्टी हड़पने का एक काम हो रहा है, क्योंकि जो भी वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड जो डोनेशन देते हैं, मुस्लिम देते हैं, हिंदू देते हैं, और कोई धर्म के लोग भी डोनेशन दे सकते हैं। डोनेशन दिए हो जमीन को कोई छीन नहीं सकता। इसके लिए ही हम ये चाहते थे कि भाई वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम नहीं रहना, जैसा कि वक्फ बोर्ड में हमेशा मुस्लिम रहते थे, इस बार भी मुस्लिम लोग ही उसमें रहना, ये हमने वहां पर किया। क्योंकि कोई हिंदू टेंपल में मुस्लिम नहीं रहता, कोई गुरुद्वारा में नहीं रहता, या गुरुद्वारा में दूसरा और कोई नहीं रहता। राहुल गांधी के टिप्पणी के जवाब में मुझे उनसे 3 सवाल करने हैं। राहुल गांधी जी, ये बताइए कि वक्फ की जो 8 लाख से अधिक संपत्ति है, इस पर कोई अस्पताल, स्कूल, अनाथालय, स्किल सेंटर आदि नहीं बना है गरीब मुसलमानों के लिए या बेटियों के लिए। इसे आप ठीक मानते हैं, गलत मानते हैं? राहुल गांधी जी, मुझे आपसे दूसरा सवाल पूछना है कि अगर मुस्लिम समाज की जो बेवा हैं, बहनें हैं, खवातीन हैं, विधवा हैं, उनकी तरक्की के लिए वक्फ में सुधार हो रहा है,
तो आपको परेशानी है क्या? तीसरा, आजकल आपको ओबीसी का चिट किसी ने पकड़ा दिया है। वक्फ के संशोधन के माध्यम से अगर पिछड़े, अति पिछड़े, पसमानदा मुस्लिमों के विकास की चिंता हो रही है तो आपको परेशानी है क्या? बीजेपी पूछ रही है गरीब मस्मानदा मुसलमान का भला हम कर रहे हैं, आपको एतराज है क्या? राहुल गांधी जी बताइए। और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ये मुसलमानों की धार्मिक आजादी पर हमला है और आज मुसलमानों पर हो रहा है ये जुल्म और इसके बाद ईसाइयों पर होगा, फिर सिखों पर होगा। बोलिए हर्षवर्धन जी। नहीं, अच्छा किया कि एक तो बहुत ही कहानी कुर्सी की एकदम आज बढ़िया सध गई है। देखिए, पहले आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए आउटरीच कार्यक्रम कर रही, क्योंकि भाई उन्होंने एक कानून बनाया तो कहा कि मुसलमानों तक पहुंचना है। शाहबानों वाले मामले में कांग्रेस पार्टी गई थी क्या किसी के पास? चलो, हिंदुओं के पास तो ये जाते नहीं है, राम मंदिर के खिलाफ हो तो जाते नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना है तो जाते नहीं है, लेकिन कम से कम उसमें तो जाते। खरगे साहब कह रहे हैं कि अब उसमें अल्लाह के नाम पर हिंदू मुसलमान सब जमीन देता है, उसमें गैर मुस्लिम को रख देता है। तो गैर मुस्लिम से जमीन क्यों लेते हो भाई? बंद कर दो ना। अल्लाह को तो नहीं मानता है जो गैर मुस्लिम, कतई नहीं मानता, मान ही नहीं सकता। अब सवाल यह है कि अगर इतना प्रॉपर आपको समझ में आता है कि वो गैर मुस्लिम है तो फिर सेकुलर नेशन क्यों कहते हो भाई? फिर वी द पीपल ऑफ इंडिया का ढिढोरा क्यों पीटते हो? तो ये तमाशा बंद करना चाहिए और इसीलिए मैं इसको फ्रॉड सेकुलरिज्म कहता हूं। और जब फ्रॉड नेशनलिज्म की डेफिनेशन दी जाती है तो उसमें गलत तरीके से चित्रित करते हैं। अब उदाहरण के लिए, दो नेता, एक लोकसभा में इमरान मसूद, राज्यसभा में इमरान प्रतापगढ़ी। एक ने कहा बोटी बोटी काट देंगे मोदी की, आए तो सही। कितना आउटरीच किया, बताया क्या? और एक इमरान प्रतापगढ़ी जिन्होंने अतीक अहमद को अपना बाप बना लिया था। हाँ, क्या मुशायरे में बोलते थे, अतीक और तारीफ करते थे। ऐसे लोग जिनका कहां आउटरीच किया? तो ये भी आप मानिए कि जो पार्टी विद द डिफरेंस है, पहली पार्टी है जो हर एक वर्ग के पास आउटरीच के लिए जा रही है। और ये कह रहे हैं कि ना, वक्फ में गैर मुसलमान से लो, हिंदू से जमीन ले लो, लेकिन हिंदू वक्फ काउंसिल में नहीं। दूसरा, मैंने तो ये देखता हूं, कभी कभी मुझे रश्क होता है कि कितना आसान काम है ना नेता का, वो फाइन प्रिंट पे जाना ही नहीं है। ये आक्रमण एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और धार्मिक आजादी के खिलाफ है, पीरियड। भाई इतना बोल दिया उन्होंने, बात खत्म हो गया। अब आप पढ़ते रहिए कानून, उनको थोड़ी पढ़ना है अंदर क्या है। आर्टिकल 40 हटाया था तो आर्टिकल 40 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जगह तय करेगा कि ये जमीन मेरी, आदमी भेजेगा कि ये सत्यापन करेगा और उसके बाद वो खुद ही अपना सत्यापन स्वीकार कर लेगा और जमीन उसकी हो जाएगी। ये धारा हटाई गई तो इसको आप एंटी डेमोक्रेटिक मानते हैं या वो धारा खुद एंटी डेमोक्रेटिक थी? वक्फ बाय यूजर को कह दिया कि पीछे से लागू नहीं होगा रेट्रोस्पेक्टिव तौर पर, तो ये एंटी डेमोक्रेटिक है या कर देते तो एंटी डेमोक्रेटिक होता? लेकिन राहुल जी ने कह दिया कि संविधान पर हमला, मुसलमानों पर देखिए, हमला। कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है वक्त कानून पर, पार्लियामेंट में भी यही सब बातें कही गई हैं जो राहुल जी ने बाहर कहा है। पार्लियामेंट में बोलने वालों ने थोड़ा अपने तरीके से उसमें आर्टिकुलेट किया, चाहे वो गौरव गोगोई हो या इमरान मसूद हो। वो राहुल जी उतना आर्टिकुलेट नहीं कर पाए, वो तो स्टैंड है पार्टी का। लेकिन जो मुख्य बात है, जो कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं कह रहे हैं, कि बीजेपी बार बार कह रही है कि 2013 का काला कानून, तो भाई उस काला कानून बनाने में बीजेपी भी तो साथ थी, सर्वसम्मति से पारित हुआ था। सारे आर्टिकल जो हटाए गए हैं जब लागू हुए थे तो बीजेपी ने भी साथ दिया। ये इस बात का उल्लेख नहीं कर रहे वो, जो कहना चाहिए उनको। बिल्कुल ठीक बात है। वो यही मैं कह रहा हूँ ना, वो ना पार्लियामेंट में किसी ने कहा ढंग से, और ना राहुल गांधी कह रहे हैं, ना खड़गे साहब कह रहे हैं कि जिस कानून को आपने बदला है वो तो आपने भी मिलकर बनाया था, सर्वसम्मति से पास किया था। तो यही मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता, ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं का होमवर्क बहुत कमजोर है। आप अपने स्टैंड को रखिए जनता के सामने, लेकिन क्लैरिटी के साथ रखिए ना, स्पष्टता के साथ रखिए। तो वो स्पष्टता आप नहीं दिखा पा रहे हैं और जो आपको दिखानी चाहिए। दूसरी बात ये है कि देखिए, पुराने बयानों पे आप जाएंगे तो तमाम सारे नेताओं के, बड़े बड़े शीर्ष नेताओं के पुराने बयान लेकर के फिर आप बहस पे चले जाइए कि इमरान प्रतापगढ़ी ने उनको अपने बाप कहा था, या इमरान मसूद ने नेता मोदी जी के बारे में कहा था तो उसकी सजा भी हुई थी, उनको मुकदमा भी हुआ था उनके ऊपर। फिर बीजेपी के तमाम नेताओं को बयान निकाल लीजिए जो आज शिखर पर हैं, मैं नाम क्या लूँ किसका, और अभी लोकसभा चुनाव का बयान निकाल लीजिए। आज आप आउटरीच कर रहे हैं, उसके पहले आप कपड़ों से पहचानते थे।
तो ये सब भी तो है ना, तो पुराने बयानों को लेकर के आप किसी का मूल्यांकन करें। चलिए ठीक है सर, राहुल गांधी के इस बयान पर आगे मैं विजय जी और समीर जी की राय लूंगा। आपको बता दूं कि मुस्लिम संगठनों ने भी, जैसे बीजेपी स्ट्रक्चर्ड आउटरीच कर रही है, उन्होंने एक स्ट्रक्चर्ड प्रोटेस्ट प्लान बनाया है। उसके तहत अगले 1 महीने तक देश भर में बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन जो है वो किए जाएंगे और आज से उसकी शुरुआत हो गई है। बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, मैं सौरभ आपके साथ। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज से वक्फ बचाओ मुहिम चलाने जा रहा है, जो कि 7 जुलाई तक चलेगी। इसके तहत देश के बड़े बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन होंगे। कोलकाता से लेकर भोपाल तक आज भी ये प्रदर्शन किए गए। कोलकाता में जमीयत उलेमा हिंद का धरना चला, भोपाल में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रोटेस्ट हुआ, पटना में वक्फ कानून के खिलाफ मुसलमान संगठन इकट्ठा हुए और इस वक्त उनका एक प्रतिनिधि परामर्श बैठक ये चल रही है। इसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यहां भी आज विरोध प्रदर्शन करेगा। तो जुलाई तक चलने का मतलब आप समझिए ये 2 महीना लगातार जो है ये कानून, ये इसका विरोध प्रदर्शन का सिलसिला अगले सत्र तक मामला गर्म हो जाएगा। मतलब वो नहीं, उसका पर्पज ये है ना कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही है, तो वहां पर भी ये बताया जा सके ना कि भाई देश भर में विरोध हो रहा है इसका। मतलब फैक्ट्स पर तो बात होगी, लेकिन जब देश भर में आंच धीमी नहीं पड़नी चाहिए, उनकी कोशिश ही है मुस्लिम संगठनों की सर। और बीजेपी इसको जोड़ के देखिए बीजेपी के आउटरीच कार्यक्रम से, बीजेपी भी उसी तरह से चाहती है कि भाई आउटरीच करके थोड़े से उस आंच को धीमा किया जा सके या पानी डाला जा सके, वो कोशिश है। मैं कह रहा हूँ ना कि वो अच्छी कोशिश है कि आउटरीच किया जा सके, लेकिन 2 चीजें जो करनी चाहिए। एक तो था मुझे भी कि पहले वक्फ बिल पर ये सारा आउटरीच कार्यक्रम पहले करना चाहिए था, लेकिन अब वो तो बात ही चली गई। तो अब आप कर रहे हैं कि आपको ये आंच की बात हो रही है, तो ये धरने प्रदर्शनों में विरोध वगैरह में इसमें अभी कोई आपको तपिश दिख रही है? अभी ठंडा है मामला? नहीं, ठंडा बिल्कुल नहीं है। ठंडा नहीं है? नहीं है ठंडा। और मैं समझता हूँ कि यदि सरकार या बीजेपी समझ रही है कि ये सीए के आंदोलन, सीए के जैसा मसला है, तो ऐसा मसला नहीं है। वक्फ बिल से मुसलमानों को जुड़ा हुआ, अब कितना फायदा कितना नुकसान है वो अलग बहस है, लेकिन वो जुड़ा हुआ है वक्फ बिल को लेकर। और उसको ये वहाँ के जो धर्मगुरु हैं या जो भी लोग हैं, मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, उसने ये कन्विंस मोटे तौर पर कर रखा है कि ये आपके ऊपर नुकसान का काम है और आपकी ज़मीनों पर कब्जा करने का काम है। और अभी जो मैं एक और चीज़ में थोड़ा सा आगे मैं सर इसी पर 1 सेकंड, आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये मामला अभी तूल पकड़ेगा? 6 महीने से बहस चल रही है इस बात पर, पास 2 दिन संसद में बहस के हो गए, पास हो गया, कानून बने 4 दिन हो गए। अब हमने ऐसे कोई हाय तौबा नहीं मचती नहीं देखी। तो आपने बताया कि 7 जुलाई तक का कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं अभी तक कोई हाय तौबा नहीं मची देश में। हाय तौबा के लिए एक प्लान वे में भी तो कोई काम होता है ना, क्योंकि देखिए सड़कों पर जनता ऐसी नहीं निकलती, उसको कोई लीड करने वाला, कोई कार्यक्रम देने वाला, कोई प्रदर्शन करने वाला लोग होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सड़कों पर उतर कर लाई जाती है, जनता लाई जाती है। उसका मतलब ये नहीं कि देश भर में कोई विद्रोह हो रहा है, लेकिन एक नाराजगी का सुर और उस आंच को रखा जाए। और उसका पर्पज ये भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही हो, सुप्रीम कोर्ट जब पिटीशन पर सुनवाई कर रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट को कहा जा सके कि देखिए देश भर में मुसलमान इसके विरोध में हैं और सड़कों पर आए हुए हैं। और फिर अगले, क्योंकि अब संसद में तो ये बिल पास हो गया है, इसलिए संसद में उसका कुछ मसला रह नहीं गया। अब तो सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि वो बिल के लेकर क्या निर्णय लेता है, क्या उसकी टिप्पणी होती है, वो अलग है। संविधान के स्तर पर क्या बात हो रही है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि संविधान के तौर पर बहुत बड़ा कोई संकट सरकार के सामने दिखाई देता है, लेकिन समाज के सामने, समाज को लेकर सरकार के सामने संकट है। इसको आप नजरअंदाज मत कीजिए। ये इतना आसान काम नहीं है जितना आप समझ रहे हैं कि मैं ये कह सकता हूं राधा मोहन दास जी को भेजने से अब मुसलमान जो है समझेगा कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। नहीं, लेकिन फिर भी बीजेपी इस विरोध को पॉलिटिकली डील करना चाहती है, पुलिसिया अंदाज में नहीं। नहीं, वो तो पुलिसिया अंदाज में तो हो नहीं सकता ना। पुलिसिया अंदाज में तो जहां होना होता है वहां करती ही रहती है बीजेपी, वो भी अलग मुद्दा है। लेकिन इस बिल को नहीं कर सकती, और उसमें ये बेहतर कदम है कि आउटरीच के लिए जितने भी लोगों को समझे। मैं तो समझ रहा था कि रविशंकर जी आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो सवाल शुरू कर रहे थे वो वहां से शुरू करते, क्योंकि वो कानून मंत्री थे जब वो 3 तलाक का बिल पास हुआ और उस दिन उनके घर पे मुस्लिम महिलाएं जश्न मना रही थी। तो वहां से शुरू करते कि देखो मुस्लिम महिलाओं को हमने कितना बड़ा तोहफा दिया, और वो सब साथ थे, आज मत बहकी है। अभी मुस्लिम संगठनों की तैयारी को देखकर आपको क्या लग रहा है? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सबसे बड़ा संगठन है इनका। अगर इनकी इतनी ताकत होती, अगर मुसलमान के कहने में होते, तो जब लोकसभा में बिल पास हो रहा था ये कह देते कि लोकसभा घेराव करेंगे, 5 लाख लोगों को लेकर आ जाते दिल्ली। कहते थे ना, ये धमकी दी जाती थी भाई पहले। 5 लाख लोग आते हैं दिल्ली को रोक देते, दिल्ली में चक्का जाम कर देते। लगता कि भाई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो डिमांड किए, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान इसके खिलाफ दिल्ली में एकत्र हो गया है, दिल्ली चलो का नारा देते, कितने मुसलमान आ जाए देखते हैं। और अभी भी जगह जगह क्यों कर रहे हैं? ये कह दे कि चलो दिल्ली चलो का नारा देते हैं, 12, 13, 14 जो भी तारीख तय कर ले, वो देख ले कितने दिल्ली में आते हैं। और ओवैसी साहब तो लगातार इसके खिलाफ बोल रहे हैं ना। ओवैसी साहब एक दिन बोल दे कि मैं हैदराबाद बंद बुला रहा हूं,
पता पड़ जाएगा ओबीसी साहब को कि हैदराबाद कितना उनके कहने पे बंद होता है। वो हैदराबाद से 1 लाख लोग इकट्ठा कर दिल्ली ले आते तो भी मान लिया जाता कि ओबीसी की साहब की बात सुनी जाती है। दरअसल अब ये सब फूके हुए कारतूस है, इनके जितने भी नेता हैं, इन्हें कोई अपने समाज के अंदर जाति भिन्नता कोई नेता भी सर उसको एक्सप्लॉइट तभी कर सकता है ना जब लोगों के बीच में ऐसी कोई भावना हो। क्या मुसलमान अब थक गया इससे, भाई नहीं मेरा झंझट नहीं है? नहीं, मुसलमान तो धरने प्रदर्शन के लिए तैयार रहता है हमेशा। मौलवी ने कहा तो तुरंत उतर जाता है, लेकिन वो भी जानता है कि यह किसका मुद्दा है। ये मुट्ठी भर मुसलमानों का मामला है, जिन लोगों ने लगातार वक्फ बिल का गैर कानूनी फायदा उठाया, अपनी संपत्ति अर्जित की, अपना पैसा बनाया, और उस जमीन का लेन देन जिसने किया, क्या गरीब आदमी को कुछ उसमें मिला? आज अगर उनसे पूछा जाए कि आपने कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने स्कूल खोले, कितनी गरीब मुस्लिम महिलाओं के लिए आपने आवासीय विद्यालय बनाए, कितना शादी के लिए उनके लिए वहां अपने कार्यक्रम करने के लिए जमीन दी है, एक जवाब नहीं दे पाएंगे ओवैसी साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तो गरीब मुसलमान जानता है कि ये मुट्ठी भर मुसलमान, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जो कांग्रेस के शासन में जिनको समर्थन मिलता था, उनकी दम पर यह पूरा जमीनों का 8.5 लाख एकड़ जमीन पता नहीं आप ज्यादा हल्के में ले रहे हो या ये ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं होना होता तो बिल पास सर होना होता तो लोकसभा में पहले हो जाता। वो लोकसभा में बिल पास होने का इंतजार नहीं करते। जब कहा था काली पट्टी लगा के आओ, कितने लोगों ने ये बात आपकी सही है। इसी अरे इन्हीं के मजमू में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत के ये कहते थे कि दिल्ली घेर लेंगे, मोदी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा, इतने 1 लाख लोग चलो दिल्ली की तरफ। ये बताइए किसको लगता था कि वक्फ बिल कानून बन जाएगा? अभी ये बेचारे भी नहीं समझ पा रहे हैं कि बिल नहीं रहा भैया, अब तो कानून बन चुका है। मतलब यही पढ़ना लिखना चाहिए, जानकारी के साथ आना चाहिए। प्ले कार्ड पहले का बना था ना? अरे तो तब से चले आ रहे थे, तो अब ये भी आप समझिए कि तब से प्ले कार्ड बना हुआ था और तब से प्रदर्शन भी नहीं कर पाए। दोनों के बीच का मसला मान लें, लेकिन एक बात तो तय है कि इस मसले पर आग लगाने की सारी कोशिश, अफवाह फैलाने की सारी कोशिश, झूठ की बुनियाद पर दंगा हंगामा करने की कोशिश सब जगह विफल रही। सफल कहां होती? मुर्शिदाबाद में होगी ना भाई, जहां ममता जी सरकार में है और मुसलमान बहुतायत में। जहां मुस्लिम बहुतायत में होगा वहां ये होगा। इसमें कौन सी, ये हमने पहली बार थोड़ी देखा है। ये तो जो भी इलाके मुस्लिम बहुल होते हैं वहां ये होता है। मुसलमान तो पूरे देश में रहता है, दिल्ली में भी रहता है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं ना कि जहां जहां है वहां होता है। आपने क्या नहीं देखा था क्या कि अमानतुल्लाह खान के इलाके में पत्रकारों के साथ किस तरह का बर्ताव होता है? आपने क्या नहीं देखा है क्या? वरना जो जिस इलाके में अमानतुल्लाह रहते हैं वहां वाली पुलिस चौकी देखिए। अच्छा हाँ, चलिए एक लाइन बता ही देता हूं, दिल्ली के लोगों को जानना चाहिए। दिल्ली में जो ओखला वाला थाना है, मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि एक दिन उसके सामने से जाइए। दिल्ली में ऐसा थाना कहीं नहीं, किले की दीवार जैसा बंद है वो। क्यों ऐसा बंद है भाई? क्यों ऐसा बंद है? इसका मतलब जहां भी मुस्लिम बहुल इलाका है वहां शांति व्यवस्था कानून की स्थिति है। अब आप कह रहे हैं कि विजय जी और समीर जी के बीच में कहां खड़े हों? विजय जी और समीर जी दोनों अपनी जगह सही कह रहे हैं। एक दूसरे तरफ की उम्मीद है और एक जो अभी तक हुआ है उसके आधार पर है। भाई कानून तो हो गया, कुछ नहीं हुआ, तो समीर जी ठीक कह रहे हैं। विजय जी इसलिए कह रहे हैं कि अंत में एक छोटा सा झूठ फैलता है और उसके बाद आग लग जाती। भाई मुर्शिदाबाद में लोगों ने आग लगा दी, गाड़ियां फूंक दी, सब कुछ किया, और ऐसा नहीं मुसलमानों की भी गाड़ियां फूंक गई, उसमें पता ही नहीं चला कि ये मुसलमानों की भी गाड़ियां। सवाल ये है कि क्या इस देश का मुसलमान अभी भी इसी तरह से रहेगा, यही करता घूमेगा? सत्ताधारी पार्टी आउटरीच कर रही तो आप उससे कह रहे हैं कि पूरी तरह से पाक साफ होकर आओ, पूरी तरह से पाक साफ होकर आओ। तुम्हारे ऊपर अभी थोड़ा सा दाग लग रहा है, तुम्हारी नीयत हमें माइक्रोस्कोप से टेस्ट करनी है, दूसरों वालों की नहीं करनी। तो भाई ये तमाशा तो नहीं चलेगा। या तो आप कहिए कि संविधान के आधार पर लोकता, और धरने प्रदर्शन का अधिकार खूब है, खूब जमकर करिए। यही लोग थे चुनौती दे रहे थे, नीतीश को झुका देंगे, नायडू को झुका देंगे। यही तो हम लोग डिबेट में अलग अलग मत के होते थे ना। सवाल ही नहीं उठता सरकार ले बिहार चुनाव के बाद टालेगी। टाला क्या? नहीं टाला ना। और मैं फिर कह रहा हूं, जब आप कोई एक एजेंडा सही नियत के साथ आगे बढ़ाते हैं तो जो उस एजेंडे को लेकर जड़ तरीके से विरोध कर रहा है, लॉजिक नहीं है, तर्क नहीं, वो भी एक समय बाद सोचता है यार हम इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। अब इसमें तो कोई विरोध की वजह बची नहीं है, उसके बावजूद अगर आप कह रहे हैं कि नहीं हम विरोध करेंगे तो करिए विरोध, उसका जो भी परिणाम होगा वो लोकतांत्रिक तरीके से जनता देखेगी। अच्छा, इन्होंने संगठनों ने भी जो कॉल दिया, ये भी ऐसा लग रहा है लंबी लड़ाई के लिए तैयार होकर के आ रहे हैं, या कॉल दे रहे हैं लोगों को कि नहीं, जाहिर है लड़ाई तो लंबी ही चलनी है। बिल संसद से पास हो गया, राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिए, अब वो कानून बन गया, और कानून जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज नहीं करता है तब तक कानून को कोई वो नहीं है, वो वही कानून चलेगा। तो लड़ाई तो लंबी है, और सुप्रीम कोर्ट भी कोई 1-2 तारीख में फैसला नहीं करेगा। अभी तो वो 16 अप्रैल शायद उसने तारीख दी है, फिर 16 अप्रैल, हाँ, फिर सारे पक्षों को फिर नोटिस देगा, वो एक प्रक्रिया है। तो इसलिए इनको मालूम है लड़ाई लंबी चलनी है। देखिए ये मुद्दा
मुझे लगता है हर्ष जी भी अपनी जगह सही है या समीर जी भी, लेकिन विजय जी को भी आप उनकी बात को भी दरकिनार नहीं कर सकते। इस देश में भावनात्मक मुद्दों पर राजनीति ज़्यादा हुई है। उदाहरण के लिए जब राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ तो बहुत कम लोगों से शुरू हुआ था एक जमाने में, 60 के दशक में कोई नहीं जुड़ता था उसमें, लेकिन भावनात्मक था। धीरे धीरे भावना फैलती गई और पूरा हिंदू उसमें एक हो गया देश भर का। और वो मस्जिद जिसमें नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, बाबरी मस्जिद जिसको कहा जाता था, उसके पक्ष में मुसलमान एक हो गए क्योंकि भावनात्मक मुद्दा बन गया। शाबानों का मुद्दा जब बना तो शाबानों का मुद्दा था पूरी तरह से कानून का मुद्दा। एक महिला को, एक गरीब महिला को, बेसहारा महिला को गुजारा भत्ता देने का मुद्दा था, लेकिन वो ऐसा भावनात्मक बना दिया मौलानाओं ने कि राजीव गांधी को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। तो भावनात्मक मुद्दे जो है वो इस देश की राजनीति में हमेशा हावी रहते रहे हैं। इसीलिए चुनाव के समय नेताओं के भाषण भावनात्मक होते हैं, ठोस तथ्यों पर न होकर भावनाओं को उभारने वाले होते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसी तरह से मुसलमानों की प्रतिनिधि संस्था बनती जा रही है, क्योंकि मुसलमानों की कोई वैसी संस्था नहीं है, हिंदुओं की भी नहीं है। विश्व हिंदू परिषद कहती है, लेकिन क्या सारे हिंदू उसको मानते हैं? नहीं मानते। ऐसे ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक कानून पर्सनल लॉ बोर्ड की संस्था है, लेकिन वो अपने आप को सारे मुसलमानों का प्रतिनिधि होने का दावा करती है और करीब करीब हर मसले पर वो चूंकि स्टैंड लेती है। अब ये कह सकते हैं साहब उनकी ताकत वो प्रदर्शन नहीं कर पाए। प्रदर्शन करना इतना आसान नहीं होता है कि 5 लाख लोग समीर जी निकाल ले आइए। अरे भाई 5 लाख लोग आप घोषणा करेंगे तो सरकार देखती रहेगी, वो निकलने ही नहीं देगी घरों से। 5 लाख क्या 2-5 आदमी नहीं निकलने देगी। ठीक है। जब राम मंदिर जब ये हुआ, नरसिम्हा राव थे, राजेश पायलट थे, अंतरिक्ष सुरक्षा मंत्री, दिल्ली में बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने रैली की घोषणा की थी जब अडवाणी जी सब गिरफ्तार हुए थे। एक आदमी नहीं आ पाया था वोट क्लब पे, जबकि इतना बड़ा आंदोलन था। बीजेपी को रीच आउट की जरूरत क्यों पड़ी? बीजेपी को रीच आउट की जरूरत ही शायद इसलिए पड़ी ना, क्योंकि उसको लग रहा है कि अभी जो मुस्लिम समाज है वो इसके पक्ष में नहीं है, या उसको इस बात का भरोसा नहीं है कि ये उनके फायदे का। अगर नहीं ऐसा नहीं होता तो बीजेपी कितने कानून पर रीच आउट प्रोग्राम पर चलती है? बताइए मुझे भाई। रीच आउट का फीडबैक किस बात का? फीडबैक उनके पास होगा ना कि भाई समाज जो है अब भी उसको अपने एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो मैं इस पर ये नहीं जा रहा कि वो है कि नहीं है, वो अलग बात है। अच्छा देखिए, और ये आग लगाने वालों की कोशिशें पहले अभी शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी। यूपी में यह अफवाह फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पर कि मदरसे सील हो रहे हैं, मदरसे बंद हो रहे हैं इस बिल के पास होने के ये बाद। सब होगा, ये सब अरे भारत बिल्कुल झूठी खबर। जो विरोध में है वो सब इस तरह करेंगे, ये बीजेपी भी समझ रही है, सरकार भी समझ रही है। वो किसी ने खबर चला दी थी उस वक्त की जब बिल पर लोकसभा में चर्चा हो रही थी कि योगी जी ने सुबह 4 बजे उठकर आदेश दिया कि सब जगह जो है नोटिस लगा दो, सब लोगों को नोटिस भेज दो। अरे आप उससे बड़ा सोच लीजिए, सीए कानून को लेकर जिसका हिंदुस्तान के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था, मतलब कानून बहुत स्पेसिफिक था, उस पर पूरे देश भर में लोग खड़े हो गए ना, और उसमें एनआरसी को जोड़ दिया। और ये है कि एनआरसी आएगा और अभी अमित शाह जी ने बहुत अच्छे से, अमित शाह जी ने नागरिकता छीन ली जाएगी क्या? एक भी भारतीय मुसलमान के, अमित शाह ने कहा ना, एक भी मुसलमानों का नागरिकता अगर छीन लीजिए तो आप बता दो। जिस तरीके से कहा गया कि मुसलमानों की नागरिकता छीन लेंगे, थोड़ा तो क्रेडिट दीजिए। आउटरीच नहीं हुआ होता। एक तरफ ये आप लोग मान रहे हैं सब लोग ना कि नागरिकता कानून से तो कोई हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेना देना नहीं, फिर भी पागलों की तरह कूद पड़े सब। अभी क्यों नहीं हुआ ये सब? इसका मतलब कि सरकार ने आउटरीच की, लोगों से समझाया, लोगों से बात की है, लोगों की जो सलाह थी वो सुनी, उनको बात की। हर्षवर्धन जी, उसमें एक तथ्य आप मिस कर रहे हैं। उस वक्त देश के हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेता एनआरसी की बात कर रहे थे कि रजिस्टर बनेगा, एक एक मुसलमान, एक एक नागरिक का दर्ज किया जाएगा, हरियाणा से लेकर सब जगह हर चुनाव में। तो वो सीए और एनआरसी दोनों क्लब हो गए थे और वो डर फैलाया गया कि सीए तो पहला कदम है और एनआरसी आएगा तो सीए के आधार पर लोग, वो सारी बात, खाली सीए का विरोध नहीं था, उसके पीछे एनआरसी भी था। नहीं, और मुसलमानों की बात छोड़िए, चूंकि एनआरसी का मामला ठंडे बस्ते में यही तो कह रहा हूं। नहीं दूसरी बात नहीं, मैं आप लोगों की ही बात कर रहा हूं, जो आप लोग कर रहे वही तो मैंने भी वही बात कही, आप दोबारा उसको दोहरा। मैं कह रहा हूं कि भाई उस वक्त जो कुछ भी रहा हो, आप कह रहे हैं ना कि ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये बयान दे दिया, आज इसका मतलब कि इस पर मुसलमानों के बीच में सरकार गई ना, इसका मतलब बीजेपी के नेता गए ना, उन्होंने कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया ना, तो भी आप उसको क्रेडिट नहीं देंगे। दोनों कैसे चल सकते हैं? आउटरीच को सर मैं कह रहा हूं कि ये तो कह रहे हैं अच्छी बात है, जाना चाहिए। और ये विजय जी भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, कानून बनाने के पहले किया। अरे वो तो आप देखिए, जो इस बिल का, जो बिल के प्रोविजंस का जो प्रचार हो रहा है, उसी में प्रचार क्या है? ये बीजेपी का कौन सा नेता आपको मतलब ज्यादा क्या बोलता हुआ दिखाई देता है कि ये लैंड माफिया था इसीलिए हमने इसको ठीक कर दिया, या ये कहता है कि गरीब मुसलमानों की मदद करनी? दूसरी तरफ यही बात की जाती है। दूसरी तरफ से कहा जाता है कि मस्जिद छीन लेंगे। झूठ कौन बोल रहा है?
नहीं, भाई वो नेता मसला क्या है कर ही रहा नहीं है? ना हर्ष जी। बात दूसरी, आप बात अलग तरीके से कर रहे हैं। इसमें मसला ये है ही नहीं कि मस्जिद छीन ली जाएगी, ये इस तथ्य पर थोड़ी चल रहा है। इमोशनल कैसे, उसका एक बड़ा उदाहरण है, मुसलमानों को छोड़िए, 2024 का इलेक्शन आपने संविधान खत्म करने, संविधान बदलने के नैरेटिव पर चला लिया ना। इमोशनल आप किस तरह से Emotional इश्यूज issue बन जाता है को नैरेटिव खड़ा करते हैं, वो महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इस पे कोई एक दिन में नहीं हुआ ना, 6-8 महीने से ये सब हो रहा था। सरकार ने आउटरीच की, जेपीसी बनाई, संसद में चर्चा कराई, फिर चर्चा कराई। 2 दिन जब हुआ तो 14-14 घंटे की डिबेट हुई। जितने लोग थे, अब अगर मान लीजिए कि हजरत वहां अजमेर वाले दरगाह के वो सज्जादा नशीन अगर कह दें कि अच्छा है ये जो वक्फ का नया कानून है, तो वो इमरान मसूद कह देंगे कि ये तो बीजेपी का दलाल है, दलाली बंद करो। तो आप मतलब ये वन वे नहीं है ना। दूसरी तरफ पाक साफ लोग बैठे हैं, भाजपा वाले बड़ा सब गंदा काम कर रहे हैं, उनको सब ठीक होके आना है, और बाकी पार्टियां से बड़ा अच्छा काम कर, इतने गंदे काम किए तभी तो ये दशा हुई है। दूसरी बात ये कि आज से सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया बहुत पावरफुल है, टीवी लोग दुनिया देखती है, अखबार पढ़ती है, लेकिन जो माउथ ऑफ वर्ड पब्लिसिटी है ना सर, जो इसके विरोध में होगी, अफवाहें जो फैलानी, वो बहुत पावरफुल मशीनरी है। वो बात मैं कह रहा हूँ, उसको काउंटर करना करना इतना आज इस पर चर्चा नहीं कर पार्टी सकते आउटरीच कि कर रही है। एक्ट जो का पार्टी फायदा ने क्या है। आउटरीच का फैसला लिया है बीजेपी ने, वो इसीलिए लिया है कि माउथ पब्लिसिटी और अफवाहें इनको दरकिनार करके और लोगों के बीच में आउटरीच का फैसला इसलिए किया क्योंकि उसको समझ में आया कि समाज पूरे देश के अंदर कोई लोग खड़े हो जाएं, वो तो नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए, कोई सरकार नहीं सरकार चाहेगी। अपनी बात तो रखेगी ना कि हम कानून क्यों लेकर आए, तथ्य क्या है, सच्चाई क्या है। राहुल गांधी जैसा थोड़ी कि आप अधिवेशन में राहुल गांधी पे नहीं बोले आप जो उन्होंने कहा। नहीं, अब राहुल गांधी ने क्या वहां पर वो कह देते हैं, ऑब्जर्वर बोल देते हैं वहां पर ऑर्गेनाइजर को, और फिर वो कहते हैं कि इसमें कहा गया है कि क्रिश्चियन लोगों की जमीन ले ली जाएगी। अरे अगर आपको कहना है तो वो अखबार लेकर आते ना, और वहां पढ़ के बता दे कि देखिए इस तारीख का ये अखबार है, इस छपा है, और मैं अंडरलाइन करके लेकर आऊं कि यहां पर लिखा है कि हम अगले कदम में ईसाइयों की जमीन लेने जा रहे हैं। आप वहां झूठ बोल देते हो, जो बोला नहीं गया था, जो कहीं है कहीं नहीं है ना। तो अगर आप जो कह रहे हो तो आप पेपर लेके आइए ना कि मैं कॉपी लेकर आया हूं, और वो कॉपी आप डिस्ट्रीब्यूट करवाते कि देखिए किस तरीके से ऑब्जर्वर में या आपके ऑर्गेनाइजर में किया जा रहा है राहुल गांधी की भाषा में जो बार बार कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप भी ऑब्जर्वर कह गए गुरुजी, आप भी ऑब्जर्वर कह गए। मैं राहुल गांधी के लिए बार बार कह रहा हूं, आप पर प्रभाव आ गया राहुल गांधी का। तो मुझे लगता है कि बार बार राहुल गांधी जिस तरीके से कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, और आप जो लोकसभा में कह रहे हो वही आप अधिवेशन के अंदर बात कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि आप सच्चाई को जनता समझने लगी है। ये जरूरी है केंद्र सरकार को कि वो कानून लेकर आई है तो वो जनता को सच्चा बताएगी। इतनी आलोचना हो रही थी कि राहुल गांधी नहीं बोले पार्लियामेंट में, राहुल गांधी ने कह दिया, एक लाइन में बोल दिया, ये मुसलमानों के खिलाफ है ये कानून, और हम उनके साथ खड़े हुए हैं। आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी ना, राहुल गांधी नहीं बोले थे तो। हाँ, मैं तो कहा ही था। इसमें क्या बात है कि जो लोग नहीं बोल रहे, राहुल गांधी यदि मुसलमानों के साथ खड़े, मैं तो आज भी इस बात जो बोला वो बहुत है। अधिवेशन नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो लड़ाई वहां लड़नी चाहिए थी ना उनको। संसद का खामियाजा ये कांग्रेस के अधिवेशन में पूरा नहीं हो सकता ना। पार्टी लड़ी ना वहां अंदर, पार्टी लड़ी, लेकिन एक बड़ी बात थी, मैं समझता हूँ कि उनको खड़ा होना चाहिए। ये मेरी राय है, सही बाकी है। जो पार्टी ठीक है, उनको तय करना है कि क्या करना है, नहीं करना है। और गांधी परिवार के, फिर से मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ कि गांधी परिवार के तीनों सदस्य संसद में नहीं बोले। क्यों नहीं बोले, ये रहस्य है। ये तो वो जाने, लेकिन ये पॉइंट है। अब आइए बात करते हैं ट्रंप की, और ट्रंप के टैरिफ की, ट्रंप के टैक्स की, जो पूरी दुनिया को उसने हिला रखा है। एक अच्छी बात तो ये हुई है कि आज जो अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज था उसने बहुत लंबी छलांग मारी है। मतलब बता रहे लोग 25 साल में इतना एक दिन में जंप कभी नहीं मिला उसको। मतलब जो दुनिया को उसने हिला दिया था ट्रंप के टैरिफ के आदेशों ने, उससे अब धीरे धीरे करके दुनिया रिकवर भी कर रही है, और दुनिया शायद थोड़ी सांस भी ले रही है कि चलो ठीक है, कोई रास्ता तो निकल ही आएगा इसका। वो क्यों हुआ? क्योंकि ट्रंप के अपने बयान जो हैं वो थोड़े सध गए हैं। ट्रंप ने अब बाकी दुनिया को अलग कर लिया और एक चीन को पकड़ लिया, और कहा कि ये देश जो हैं बाकी लोग, इनके ऊपर मैं 90 दिन के लिए होल्ड लगाता हूं। अब मैंने जो टैक्स अनाउंस किया था, जैसे भारत पर उसने 26% टैक्स अनाउंस किया, तो उसने कहा मैं अभी होल्ड कर रहा हूं, सिर्फ 10% टैक्स लगेगा पूरी दुनिया के देशों के ऊपर, बाकी जो उसके ऊपर मैंने लगाया था फिलहाल होल्ड। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने मुझ पर पलट करके, अमेरिका पर पलट करके टैक्स नहीं लगाया, बढ़ा हुआ टैक्स नहीं लगाया। ये काम केवल चीन ने किया, तो चीन के ऊपर और टैक्स लगा दो। अब चाइना के ऊपर वो 124% टैक्स लगा चुका है, 124%। पहले इन्होंने टैक्स लगाया, चीन ने पलट के 50% उसके ऊपर लगाया, फिर उसके ऊपर पलट के ट्रंप ने लगा दिया। अभी चीन के जवाब की बारी है। चीन क्या करेगा? वो भी इस लड़ाई को बढ़ाता जाएगा या कहीं सुध लेगा थोड़ी देर बैठ करके कि अब क्या करना है। और कुछ जो शब्द हैं ट्रंप के शी जिनपिंग को लेकर और चाइना को लेकर के, उनसे ऐसा लगता है कि अब ट्रंप भी उम्मीद कर रहे हैं कि भाई अब ये ऐसे तो ये मामला नहीं बढ़ता रह सकता, अब इसको कहीं पर अंत होना है। तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं शी जिनपिंग को, अच्छे आदमी हैं, ही इज़ अ वेरी प्राउड मैन, और वो
सोच रहे होंगे कि क्या रास्ता निकाला जाए। मतलब शब्दों में तलखी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि वो खुद ही ये कह रहे थे कि कोई वे आउट चाइना सोच रहा होगा इससे कैसे निकले, और वो मुझसे बात करने के लिए आएगा। लेकिन बाकी दुनिया पर उन्होंने एक मेहरबानी करी है, ऐसा उनको लगता है कि भाई वो अब टैक्स जो है वो बढ़ा हुआ टैक्स नहीं लगाएंगे। जहां तक भारत का सवाल है, भारत ना इस विषय पर पहले कुछ बोला था ना अब बोला है। हमारी उनके साथ एक ट्रेड डील नेगोशिएशन चल रही है, वो भारत उसी पर फोकस कर रहा है इस वक्त। देखिए अब जरा तेवर कैसे दिखाई देते हैं ट्रंप के। A tremendous amount of spirit from other countries, including China. China wants to make a deal. They just don't know how quite to go about it. You know, it's one of those things they don't know how quite. They're proud people. And President Xi's a proud man. I know him very well. And they don't know quite how to go about it, but they'll figure it out. They're in the process of figuring it out, but they want to make a deal. I think President Xi's a very smart guy. And I think we'll end up making a very good deal for both. But, you know, we've been treated so badly for so many years. Again, we allowed that to happen. We've been treated so badly for so many years. But, no, I don't expect that. I think President Xi is one of the very smart people of the world. And I don't think he'd allow that to happen. But just in terms of basic escalation, which is what you said, no, I think that President Xi is a man who knows exactly what has to be done. He's a very smart man. He loves his country. I know that for a fact. I know him very well. जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है ना, देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने सारी अगर ये कोई शतरंज का खेल है तो शायद आगे तक का सोच रखा होगा, उम्मीद करते हैं सोच रखा होगा कि मैं ये करूंगा, तुम ये करोगे, फिर मैं ये करूंगा। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि रायता फैलाना, तो ट्रंप साहब ने पहले रायता फैला दिया। हाँ। अब उसको समेट रहे हैं वो। और देखिए, जो उन्होंने 90 दिन का कैप दिया है चीन के अलावा दूसरे देशों को, तो वो उनकी स्ट्रेटजी ये भी है कि चूंकि सारे देश लामबंद हो रहे थे अमेरिका के खिलाफ, पूरा यूरोप और बाकी जो देश हैं, और चाइना उसका फायदा उठा रहा था कि भाई ठीक है आप लगाओ टैरिफ, फिर हम लोग भी करते हैं, और मार्केट खोल रहे थे एक दूसरे के लिए। तो उन्होंने समझ में आ गया उनको, तो उन्होंने तुरंत कहा कि भाई बाकियों को हम 90 दिन का एक पीरियड दे रहे हैं, और ताकि उसको डाइल्यूट करें, वो उस जो चाइना की गोलबंदी थी। अब चाइना के साथ क्या उनका है, क्योंकि जब उन्होंने 125% लगाया, चीन ने भी 84% और लगा दिया, तो वो लड़ाई चल रही है। लेकिन उनको उम्मीद है, मुझे लगता है ये मसल फ्लेक्सिंग है दोनों तरफ से, और फिर ये किसी डील पर जाएंगे, ट्रेड डील पर, और उसके बाद कोई बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। क्योंकि ट्रंप साहब भी जान रहे हैं कि एक तरफा ये दुनिया चलने वाली है नहीं। हालांकि अब तो WTO वगैरह का तो कोई मतलब रहा नहीं, टैरिफ वार के बाद वो सारे अंतर्राष्ट्रीय सब नियम कानून तो ध्वस्त हो गए, सब ध्वस्त हो गए। क्लाइमेट चेंज पहले ही ध्वस्त हो चुका है, अब बचा WTO बचा, वो भी ध्वस्त। ट्रंप का सर कॉन्फिडेंस इस बात से है, जो मैं सुन रहा हूं वहां के लोगों के, बाजार तो हम ही है ना, तुम सब कहां जाओगे, बेचना तो हमारे देश में तुमको आकर है। नहीं, ये थोड़ी गलतफहमी भी है उनकी, मुझे लगता है। चीन का बाजार बहुत बदल गया सर। ऐसा है, अगर आप देखेंगे तो अमेरिका चीन से 440 अरब डॉलर इंपोर्ट करता है। तो कल चाइना ने कहा भी कि भाई अमेरिका ने 125% लगाया, तो 440 अरब डॉलर पे तो लगाया जो हम चाइना अमेरिका को बेचते हैं, उसी का 125% लगाएगा, और हमारे पास बहुत ज़्यादा सरप्लस डॉलर रिजर्व में रखा हुआ है, तो वो हम ओपन मार्केट में लेकर आएंगे, हम इसका एडजस्टमेंट कर लेंगे। और ये भी बात भी अमेरिका में चाइना में चल रही है कि भाई ट्रंप कब तक रहेंगे, 4 साल ही रहेंगे ना, तो हमें 4 साल ही मैनेज करना है। अगली जो सरकार आएगी वो तो 125% पे रहेगी नहीं। और चाइना ने यह भी कह दिया कि अगर आप 125% लगाओगे तो सारा सेमीकंडक्टर हम जो अमेरिका को सप्लाई करते हैं, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हुई थी, वो हम होल्ड कर देंगे। तो अमेरिका के लिए भी इतना आसान नहीं होगा कि जब वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रोक देंगे, सेमीकंडक्टर का इतना बड़ा एक्सपोर्टर चाइना है, वो देना बंद कर देगा। तो दुनिया में आज जो चाइना की स्थिति है, अमेरिका इतना आसान नहीं है। दो दुनिया की विश्व शक्तियां, भाई नंबर 1 पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है। तो आप इस तरीके से चाइना को खारिज करके अमेरिका सोच रहा होगा कि ट्रंप गिड़गड़ा देंगे। चाइना ने सारी व्यवस्था करके रखी है, और वो जानते हैं कि हमें 4 से 5 साल अगर होल्ड करना है इस लड़ाई को, टैरिफ को, तो हम इस आर्थिक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि चाइना के नुकसान से हमें कुछ फायदा होगा, वहां का बिजनेस यहाँ आएगा। कोई इसलिए नहीं आएगा, क्योंकि देखो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करने इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि 4 साल बाद तो ट्रंप रहने नहीं वाले, तो हम इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे और जो दूसरी सरकार आएगी वो पूरा टैक्स हटा देगी, टैक्स का झगड़ा खत्म हो जाएगा। वो कहेगी भाई जो ट्रंप ने लगाया था वो गलत था। कोई दूसरा बाइडेन आएगा, वो कह देगा नहीं हम वापस आपको। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बात की तैयारी चल रही है, चीन का माल भारत और ऐसे देशों में लाओ जहां टैक्स नहीं लगाया है उसने, और यहां से भेजो, एक्सपोर्ट करो। बहरहाल कैसे देख रहे हैं आप अब? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये ठीक बात है कि अमेरिका बड़ा बाजार है,
अमेरिका देश ही ऐसा है जो हमारे यहाँ तो महर्षि चारवाक कह गए, लेकिन हम लोग मानते नहीं। हम लोग बचाने वाले देश हैं। वो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत, वही वाले हैं। उनका सब कुछ क्रेडिट कार्ड पे चलता है, जितना पैसा आता है उससे ज्यादा का खर्च करते हैं, और इसीलिए जो कंजम्पशन सबसे ज्यादा है, इसीलिए दुनिया भर के लिए वो सबसे बड़ा बाजार है। लेकिन अब उसका एक दूसरा पहलू है, जब चाइना अपने आप में प्रोडक्शन भी करता है, कंजम्पशन भी करता है, भारत जो कंजम्पशन करता है उसका बहुत छोटा हिस्सा प्रोडक्शन कर पाता है। दुनिया के दूसरे मार्केट हैं जो कंजम्पशन के लिहाज से सैचुरेट हो गए लेकिन प्रोडक्शन करते हैं। तो अब जापान है, साउथ कोरिया है, वियतनाम है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ताइवान है, भारत है, चाइना है, ये पूरे के पूरे देश हैं। उसमें छोटा सा हिस्सा आप अफ्रीकन कंट्रीज का भी शामिल कर लीजिए। तो ऐसा नहीं कि अमेरिका के लिए अब पहले जैसी फेवरेबल स्थितियां नहीं है। क्या अमेरिका अपनी कंपनियों को कन्विंस कर पाएगा? मैं आज ही वो पढ़ रहा था और मुझे लगा कि वो बड़ा शानदार है कि एप्पल ने इनके कहने पे $500 बिलियन प्लेज तो कर दिया, लेकिन किसमें किया? डिजाइन इंस्टीट्यूट बनाने में, कोई और कुछ करने में, लेकिन वो नहीं कहा कि हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उठा के ले जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहां ले जा रहा है? 14% भारत आ गई एप्पल की, थोड़ा सा ताइवान चली गई, 80% अभी भी चीन में है। अब होगा क्या? ये जब बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर उसका बेनिफिट, अगर हम कहें कि बेनिफिशियरी कौन सबसे ज्यादा होगा, तो वो भारत होगा। ये 3 महीना क्यों दिया है? 3 महीना इसलिए दिया कि जितने लोग डील कर रहे हैं वो ट्रंप की टर्म्स पर जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई देश ट्रंप की या किसी की गीदड़ भभकी से बहुत डरने वाला है। अभी कंट्री टू कंट्री डील होने लगी है। रशिया के साथ भारत ने जिस तरह का समझौता किया वो कमाल का है। चाइना के साथ यूरोपीय यूनियन के जो रिश्ते बने हैं वो कमाल के हैं। भारत श्रीलंका में जिस तरह से एनर्जी हब बनाने के लिए यूएई के साथ काम कर रहा है वो कमाल का। यानी दुनिया का जो पूरा समीकरण है वो बदला है। भारत क्या जो हो रहा है, अमेरिका क्या चाह रहा है? अमेरिका चाहता है कि उसके यहां जो स्थितियां गड़बड़ हुई हैं, पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, पैसे उनके यहां कमाई नहीं हो रही है, बहुत मुश्किल में है ना वो, इसीलिए तो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाया था कि उसको काटेंगे, इधर ये जो इंपोर्ट बिल बढ़ा है उसको कम करेंगे। लेकिन जब महंगाई बढ़ेगी तो उसका असर किसके ऊपर पड़ेगा? ब्रेड खरीदने के लिए लाइन में लगेंगे फिर ये लोग अमेरिका वाले, फिर सबवे में खड़े होकर रात गुजारेंगे। तो मुझे लगता है इतना आसान नहीं। चीन की मैन्युफैक्चरिंग भारत आएगी क्या? कुछ हद तक, बहुत बड़े लेवल पर तो हम तैयार नहीं है। अभी हम तैयारी कर रहे हैं, अभी तो अगले 2 सालों में दिखेगा ना भाई। कोविड का असर यह दिखा कि हम 14% पर आ गए। अगर हम अगले 27-28 तक 25% एप्पल मैन्युफैक्चरिंग क्रॉस करते हैं, हम 27-28 तक साउथ कोरिया की और दूसरे देशों की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहां लाने में कामयाब होते हैं, तो उसका लाभ है। और फिर मैं कह रहा हूं, अमेरिका अपनी कंपनियों को जब तक कन्विंस नहीं कर पाएगा वहां मैन्युफैक्चरिंग लगाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है भैया, अमेरिका में काम कौन करना चाहता है? और जो करना चाहता है वो इतना महंगा है कि वो प्रोडक्ट वहां और महंगा, जो $1000 का बिकता है वो 2000 का अभी हो गया चाइना वाला, हमारा वाला 1250 का है। और जो कर सकते हैं उनको आप भगा रहे हो। अच्छा, हम लोग जब अभी इससे पहले कांग्रेस के अधिवेशन की बात कर रहे थे, उसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था, मैंने कहा उस पर भी हम लोग अब चर्चा कर लें। तो ये हम लोग वेस्ट की बात कर रहे हैं कि अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो क्या कर रही हैं दुनिया में। अब यूरोपियन यूनियन ने एक बड़ी डील दी है अमेरिका को जी, जीरो टैरिफ की। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। और इस तरह से क्या किया ना, इसमें एक बात जोड़नी चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये एक बार किया और फिर 90 दिन का होल्ड करके क्या किया कि जो बाकी देश है उनको अपनी तरफ लामबंद करने की कोशिश की ना, कि भाई ये हमारे साथ है, चीन अलग है। हालांकि चीन को इससे एक और फायदा हुआ कि चीन भी सुपर पावर है ना, कि अमेरिका वर्सेस चीन की जो लड़ाई है, इसका मतलब वो एक सुपर पावर लेवल पर खड़ा हुआ है अमेरिका के सामने। चीन पहले सोवियत संघ था, पहले सोवियत संघ था, तो वो वहां पर आ गया। लेकिन उन्होंने 90 दिन इसीलिए दिए कि और सब लोग, सारे दुश्मन एक साथ मत बनाइए ना, इसलिए वो कर लिया है। और जिनको टैरिफ दिया उसमें छोटा कम करके थोड़ा बहुत भी कर देंगे, तो थोड़ा सा वो लोग उनके साथ खड़े हुए दिखाई लिया था। और चीन से भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो आ रही है वो आ रही है, इसका कोई बड़ा असर पड़ेगा मुझे नहीं लगता। बल्कि अभी तो ये हो रहा है कि जो भारत के व्यापारी हैं, भारत में जो बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि चीन से ही सस्ता माल ले लो, अभी टैरिफ के चक्कर में वो कहीं नहीं भेजेगा, तो यहाँ से लेकर कुछ हिंदुस्तान में इसमें सर एक कैच है। ये जो है, ये हम लोग सामान्य कारोबारियों की बात कर रहे हैं, जो ये लाइट खरीदते हैं और कपड़ा खरीदते हैं, ये धंधा नहीं है। धंधा जो दूसरा है, अगर चीन से भारत आएगा तो अमेरिका डंपिंग नहीं लगाएगा, टैक्स नहीं लगाएगा, रेसिप्रोकल टैरिफ, ये संभव नहीं है। ऐसा होगा तो हर देश चीन से मंगा के और वहां बेचना शुरू कर दे, ऐसा संभव नहीं हो सकता। कि ये तो क्लियर कट दिखेगा, नहीं तो आपकी बिलिंग में दिखेगा, ये तो बहुत अपने कंजम्पशन के लिए तो कर सकते हो ना। चीन से भारत से अमेरिका भेजने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी उस बिजनेस पर, और चीन भी है ना बहुत बड़ी ताकत है, उसको आप, क्योंकि जिस तरह से लड़ाई हुई है उसमें उसने साफ कर दिया कि इतना आसान काम नहीं है। हमसे लगभग 5.5 गुना बड़ा चीन,
और चीन से लगभग 2 से 2.5 गुना बड़ा अमेरिका। ये है दुनिया की जो इकोनॉमी की ताकत है, अगर हम उसको इस तरह से कहें। बीच में हमारे 2 देश और हैं, वो छोटे हैं। तो एक तरह से ये ठीक है। देखो समीर जी ने बड़ा डायलॉग दे दिया है पुष्पा का कि झुकेगा नहीं। चीन नहीं झुकेगा। किसी का तो झुकना बहुत नहीं, जरूरी है। चीन अपने पक्ष पर आगे बढ़ते हुए आपको जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस पार्टी का, उसमें एक ऐसा बयान हुआ जिसको लेकर के बहुत निंदा हो रही है। ऐसा क्या कंट्रोवर्शियल कह दिया, किसने कह दिया, तो मैं आपको दिखा रहा हूं। एक नेता ने खड़े होकर मंच पर कहा, और वहां सारे भाषण जो हुए हैं वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इनकी मौजूदगी में हुए हैं। और वहां किसी ने कहा कि राहुल गांधी वेस्ट इंडिया के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, पश्चिमी भारत के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। क्यों भला? सुनिए। महात्मा गांधी जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ा। आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी ने वेस्ट इंडिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। ये जो लोग हैं, 2 ही लोग हैं, इस देश को बेचने का काम कर रहा है। यही का 2 लोग हैं, उस देश को भेजने के साथ उसको लेने का काम करने का काम कर रहा है। ये बीवी श्रीनिवास हैं, यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, चर्चित चेहरे हैं। तो मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किसी आम आदमी ने कह दिया। पर ऐसा तो छोटा मोटा नेता तो उस मंच पर पहुंच भी नहीं सकता ना। जो भाषण हुए सभी नोटेबल नेताओं ने किए हैं। वो कह रहा है राहुल गांधी पश्चिमी भारत के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। तो कहां रख करके बुद्धि रख करके आकर के बात करते हैं ये लोग। तो सोचिए जरा, सचमुच इस पे हंसे या रोएं या दुर्बुद्धि या कांग्रेस का, अरे या पकड़ा तरस क्यों नहीं खाएं। किसी ने इस आदमी को वहां पर? जरा क्या आप बोल रहे सोचिए, हो? आप ये तो सर, राहुल गांधी अगर कहते हैं कि इंडियन स्टेट से लड़ रहा हूं मैं, राहुल गांधी ने कहा था ना, राहुल गांधी इंडियन स्टेट से लड़ रहे थे। ये ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया, अरे भाई वो ईस्ट इंडिया नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो ब्रिटेन में थी। उसको आप समझिए, ईस्ट इंडिया चूंकि यहां उसको कारोबार करने आना था। तुकबंदी गांधी जी से मिलाना है किसी तरह। तो अगर इतनी बुद्धि नहीं तो ऐसे लोगों को देश क्या चलाने के लिए दिया जा सकता है? ये सवाल आपके मन में आना चाहिए। गुजरात की धरती पर खड़े होकर गांधी पटेल की विरासत फिर से हासिल करनी, और आप कह रहे हैं कि इस देश को बेचने का काम 2 गुजराती कर रहे हैं। आप वहीं खड़े होकर इस देश के जो सबसे बड़े, जिसको हम कहते हैं ना कि वेल्थ क्रिएटर है, इस देश के जो सबसे बड़े उद्यमी हैं, आप कह रहे हैं कि अंबानी अडानी सब गड़बड़ कर दे रहे हैं, उन्हीं को सब बेचे जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि गुजरात को ही बनाने के लिए पूरा देश सब छोड़ दिया गया है, और आप कह रहे हैं ना हम गुजरात से मॉडल खड़ा करेंगे। तो मतलब अब कौन सी ये सद्बुद्धि है कि, और ये बीवी श्रीनिवास तो बड़े प्रिय हैं, ठीक वैसे जैसे कन्हैया कुमार कह रहे सड़क इसलिए बना रहे हैं कि हमारे पंजाब पटना में, बिहार में पानी बहुत है, तो पानी लाद लाद के ले जाएंगे। तो मीम बन रहा था कि अडानी के टैंकर में पानी जा रहा है। तो ये बुद्धि है कांग्रेस के, जिसको हम नेक्स्ट जन जी नेता कहते हैं। यही तो है। इससे लगता है कि जो पुराने नेता की अनुपस्थिति जो है कैसे कबाड़ा करती है चीज़ों का। अगर जो पुरानी वर्किंग कमेटी के लोग थे सोनिया गांधी के ज़माने में, जो वर्किंग कमेटी में इस तरह के अधिवेशनों का संचालन करते थे, हम लोग कवर करते रहे हैं, ये हम सब लोग, अगर इस तरह की बात उस वक्त होती तो तुरंत कोई बड़ा नेता खड़ा होकर के उनको वहीं रोकता और कहता इस तरह की बकवास मत करिए। और मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जनार्दन द्विवेदी जब जो है वो ज़्यादातर अधिवेशनों का संचालन करते थे, वो करते थे। और कई बार ऐसा हुआ, अगर किसी नेता ने थोड़ा सा भी गड़बड़ बोला, ये तो बहुत बड़ी बात बोल गए, ऊटपटांग बोल गए, तुरंत उन्होंने रोका और टोका है। तो अब जो लोग चला रहे हैं पार्टी को, उनको कम से कम किसी एक आदमी को उसी वक्त टोकना चाहिए था इनको। क्या बकवास कर रहे हो आप भाई? नहीं, इसमें इस वेस्ट इंडिया क्या मतलब है? आप बीजेपी की बात करते हैं, आपको ज्यादा है, आप मोदी जी और अमित शाह के बारे में आपको बोलना है। अपने नेता को बदनाम कर रहे हो। नहीं, पार्टी को बदनाम कर रहे हैं भाई, नेता के साथ साथ इस तरह की। ये मतलब वेस्ट इंडिया का मतलब गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, सारे इलाके हैं भाई। आप कह रहे हो कि युवा नेता कर रहे हैं, पूरा वेस्टर्न कोस्ट जो है, सीनियर लीडर ने नहीं किया, वो टोक देते हैं। तो सीनियर लीडर्स ने भी कम भूमिका नहीं निभाई है कांग्रेस नेतृत्व को बदनाम करने में। आप नटवर सिंह देख लो, गुलाम नबी आजाद देख लो, जितने सीनियर लीडर देखे हैं, प्रणब मुखर्जी देख लीजिए, सारे सीनियर लीडर्स ने कांग्रेस को डुबाने में कम भूमिका नहीं निभाई। कि ऐसी बकवास रोकने वाला वहां कोई होना चाहिए था। कई बार विजय जी गवाह हैं इस बात के, हम लोग करते रहे अधिवेशन खबर, तुरंत रोका और टोका। पूरी क्यों जाना सर? मैं इसी का बताता हूँ ना। यहाँ पर एक और है, वो इनके माइनॉरिटी विंग के अध्यक्ष भी कभी रहे थे, नाम बोलना उनका, वो नारा लगा, नारा मतलब नारे में भी कोई सेंस नहीं। सोनिया गांधी हिंदुस्तान, राहुल गांधी हिंदुस्तान, पीछे से रणदीप सुरजेवाला ने कुर्ता खींचा धीरे धीरे। रणदीप सुरजेवाला ने कहा भाई बहुत हो गया। वो नदीम जावेद जो है, जो रणदीप सुरजेवाला
मतलब वो तो कोई बात नहीं, वो तो ऐसे लगाते रहते सेवा सबको अपना नंबर बढ़ाने के लिए। वो तो देखिए, और वो तो शायद हर पार्टी में लगाते हैं, कोई अवतार बताता है, कोई विष्णु को मैंने कहा अवतार बताता टोकने, है। जो टोकना चाह रहा था उसने टोका। देखिए इनको किसी ने क्यों नहीं टोका? ये लेकिन अधिवेशन को एक लाइन जोड़ दूं मैं, इसमें टोकना जब इंदिरा चाहिए, गांधी के टोकना समय रोकना कहा जा चाहिए सकता है कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज हाँ, तो वही कह रहा हूं इंदिरा। कि- जब इंदिरा गांधी के समय ये कहा जा सकता है और पार्टी तालियां बजा सकती है, तो फिर वही परिपाटी तो कांग्रेस में चलेगी ना। इस पे मत जाओ, फिर ये भगवान का अवतार भी कहा जा रहा है, विष्णु का अवतार भी कहा अरे जा मैं रहा इसकी है, बीवी शिवाजी का अवतार भी कहा जा रहा है। बीवी श्रीनिवास के बयान अब पर क्या रहते हैं करोगे इसमें। आप? हाँ सर, इस नेताओं पर के कुछ बारे में। कहना? मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो ये रोकने की बात नहीं है। अधिवेशन जो होते हैं, विनोद जी भी जानते हैं कि जो इस तरह के अधिवेशन होते हैं उसमें जितने लोग बोल रहे हैं उनका एक डिस्कशन होता है, वो अप्रूवल होता है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी आके खड़ा हो रहा है Exactly. और वो क्या बोलेगा, उसके पास क्या सब्जेक्ट है, किसी, क्योंकि हर एक आदमी को अलग अलग इशू दिया जाता है। बिल्कुल अच्छा। ये पहले होता है, बैठक अधिवेशन से पहले की जो बैठकें होती है उसमें तय होता है कि भाई ये स्पीकर से, हर स्पीकर के पास ये काम है और आपको इस इशू पर बोलना है, इस इशू पर क्या बोल रहे हैं वो एक बार मोटे तौर पर ये तय होता है। तो इनको क्या चार्ज दिया गया? अब ये तो मुझे नहीं पता कि वेस्ट इंडिया के लिए दिया गड्ढा होगा, खोदना लेकिन है? यहाँ पर तो महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तो गुजरात में आप अधिवेशन कर रहे थे, आपने कहा कि गांधी और पटेल की भूमि पर आए हैं आप। 100वीं जयंती थी गांधी के अध्यक्ष बनने की कांग्रेस के, और 150वीं जयंती है पटेल की, जिसको आप वापस लेना चाहते हैं। और वहां मुझे लगता है वो एक तो उनका जो प्रॉब्लम होगी, मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट ये कि वो उनको हिंदी नहीं आती, और वो नेहरू और नहीं मोदी और अमित शाह को निशाना बनाने के लिए वेस्ट इंडिया उन्होंने कर दिया, ईस्ट इंडिया से एक तुकबंदी के तौर पर। लेकिन ये समझदारी की बात नहीं है, और ये अपने आप, मतलब कई बार होता है ना कि कुल्हाड़ी पर पैर मारने वाली बात, बिल्कुल वैसा ये है। इसका कोई गुजरात से इनका एक सांसद है, उसको बोलने दिया क्या था स्टेज पे? गुजरात से तो एक सांसद है कांग्रेस का, बनासकांठा का सांसद है, कांग्रेस उसकी स्पीच उसमें हुई क्या? बहुत मजबूत लड़ाई लड़ी कांग्रेस है। से जुड़े जो लोग हैं, आप उनकी भाषा सुनिए, गुजराती खा गए, गुजराती बेच नहीं, दिया, आप तो गुजरात में ले जाके जमीन कर वापस लिया। बनाने के ये लिए लगातार करते हैं। चलें और क्या? आप जब इस तरह से बात करेंगे तो गुजरात आपको क्यों दे देगा, ये देश भी क्यों देगा? आप उत्तर दक्षिण को लड़ाते हैं, आप सबको तो लड़ाने में लगे। वही मैं कह रहा हूं, पहले एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा राहुल जी हमें। ने वायनाड से उत्तर के बारे में कुछ बोला था उस बहुत स्वागत कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। 26/11 मुंबई आतंकी हमले का आरोपी तहब्बुर राणा, जो कि पाकिस्तानी मूल का कैनेडियाई नागरिक है और ये अमेरिका की जेल में बंद था, और अमेरिका से प्रत्यर्पण करके भारत इसको लाने में कामयाब हुआ है। थोड़ी देर में इसको लेकर के एक स्पेशल विमान जो गया था लाने के लिए, वो दिल्ली के एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, पालम एयरपोर्ट पर। हम उसका इंतजार कर रहे हैं। और 26/11 के इस बहुत ही खौफनाक हमले में, जिसमें 175 लोगों की जान गई थी, अजमल आमिर कसाब जो इकलौता जिंदा आतंकवादी पकड़ा गया था, उसको भारत ने पूरी न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद फांसी की सजा दी गई। लेकिन उसके अलावा तब से लेकर आज तक 17 वर्षों में किसी भी और ऐसे दोषी को, आरोपी को अभी तक भारत की अदालतों में उन पर मुकदमा नहीं चल पाया। तहब्बुर राणा उनमें पहला आदमी होगा, और ये सब पाकिस्तानी थे। जितने इसमें आरोपी थे सब पाकिस्तानी थे। ये तहब्बुर राणा हुआ या डेविड कोलमैन हेडली, जिसके लिए इसने सारा कुछ प्रपंच रचा था, भारत में वो रेकी करे, उसको भारत भेजने का इंतजाम इसने कराया था। जी हाँ, तो ये सब लोग पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान में एक तमाशा चल रहा है तब से मुकदमेबाजी का, लेकिन वो सिर्फ दुनिया और भारत की आंखों में धूल झोंकने के लिए, और भारत उसको बड़ी अच्छे से समझता है, इसीलिए ये अमेरिका से प्रत्यर्पण करके लाया जा पाया है। ये भारत सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, मैं आपको उनके पास लेकर के जा रहा हूं। कुमार सोनू पालम एयरपोर्ट पर है, अभय पराशर एनआईए हेडक्वार्टर पर हैं, क्योंकि एनआईए इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो एनआईए ही इसमें वो एजेंसी है, आप कह सकते हैं नोडल एजेंसी, जिसके पास इसकी कस्टडी रहेगी और जो इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी। और हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद है, एक कॉमेंट में पहले उनसे ले लूँ, कोई अपडेट मनीष आपके पास? सौरभ, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब से कुछ देर बाद जो फ्लाइट है जिसमें तहव्वुर राणा साथ में एनआईए के ऑफिशियल्स और आरएनडब्ल्यू के ऑफिसर्स आ रहे हैं, वो कभी भी लैंड कर सकती है। जो हमें जानकारी मिल रही है वो समय बिल्कुल करीब है, और जो एनआईए ऑफिशियल्स वो कह रहे हैं इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। तो महज चंद मिनटों का इंतजार है, उसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है, ऑफिशियल कंफर्मेशन के बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि तहव्वुर राणा को लेकर जो एयरक्राफ्ट आना था वो यहाँ पे लैंड कर गया है, और फिर उसके बाद यहाँ से सीधा एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा, जहाँ पर मेडिकल चेकअप, और फिर उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में स्पेशल एनआईए कोर्ट के अंदर उनको पेश किया जाएगा, ताकि एनआईए अपनी पुलिस कस्टडी रिमांड ले ले, और फिर उसके बाद इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन इसका आगे होगा। तो ये पूरी तैयारी हो चुकी है, और कभी भी किसी भी वक्त ये लैंडिंग की ऑफिशियल औपचारिक घोषणा की जा सकती है। सौरभ, कुमार सोनू है पालम एयरपोर्ट पर, जहां वो फ्लाइट लैंड करेगी। कोई हलचल आपने देखी अभी तक वहां, सोनू?
देखिए, बिल्कुल अभी यहाँ पर ऐसी कोई हलचल बड़ी देखने को नहीं मिली है, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि जो तहव्वुर राणा को जिस विशेष विमान के जरिए भारत लाया जा रहा है वो पालम के इसी एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड करेगा, यहीं पर वो लैंड करेगा और उसके बाद जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उसे अपने सुरक्षित घेरे में लेकर इसी गेट से जो है सीधा एनआईए हेडक्वार्टर जाएंगी। तकरीबन आधे घंटे का समय लगता है यहां से एनआईए हेडक्वार्टर पहुंचने का। फिलहाल पुलिस जो है वो एयरफोर्स स्टेशन के बाहर तैनात कर दी गई है, क्योंकि काफी सेंसिटिव एरिया है और ऐसे में किसी भी तरीके से कोई सुरक्षा में चूक ना हो उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस की तैनाती जरूर की गई है। सड़क के दोनों तरफ बैरिकेड भी किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो कॉन्वॉय या वो फ्लीट अभी तक जो है एयरफोर्स स्टेशन पर नहीं पहुंची है जिसमें तहव्वुर राणा को बतौर सुरक्षित ले जाया जाएगा। एक बख्तरबंद गाड़ी जो कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की होगी, उसमें बताया जा रहा है कि उसमें उसको लेके जाया जाएगा, जो कि तमाम हमलों से जो है बच सकती है। तमाम इक्विपमेंट उसमें जो है लगे होते हैं। तो ऐसे में जो भी बड़े आतंकी या बड़े जो गैंगस्टर्स होते हैं आमतौर पर उसी गाड़ी में उसको ले जाया जाता है। तो तहव्वुर राणा को भी जो है उसी में ले जाया जाएगा। साथ ही साथ स्वाट कमांडो होंगे, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी उसमें उस वक्त मौजूद होंगे। एक एक बारीकी से नजर रखी जाएगी। साथ ही साथ ट्रैफिक यूनिट को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी तरीके से ट्रैफिक में जो है ट्रैफिक जाम में तहव्वुर राणा का जो काफिला है वो ना अटके और सीधा जैसे ही एयरफोर्स स्टेशन से जो है तहव्वुर राणा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां जो जांच एजेंसियां हैं वो लेकर निकले तो सीधा एनआईए हेडक्वार्टर पहुंचे, क्योंकि वहां पर उसका मेडिकल होगा जो कि विशेष डॉक्टर्स की एक टीम करेगी और उसके बाद उसे एनआईए की कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से एनआईए रिमांड मांगेगी। तो फिलहाल अभी तक उम्मीद ये की जा रही है कि तकरीबन 4 बजे के बाद जो है वो विशेष विमान भारत पहुंच सकता है। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, तमाम चीजें जो है कयास है, क्योंकि कोई भी इस जांच से जुड़ा अधिकारी जो है अभी तक किसी भी तरीके से आधिकारिक तौर पर बयान देने के लिए सामने नहीं आया है। लेकिन इतना जरूर है, एक लंबा इंतजार भारत का खत्म हुआ है, जिसके बाद भारत की एक बड़ी कामयाबी है कि अमेरिका से किसी आतंकी को जो है डिपोर्ट करके भारत लाया जा रहा है। ठीक है सोनू, अब एक बार जरा अभय के पास भी चले, वो एनआईए हेडक्वार्टर पर इस वक्त हैं। क्या तैयारी एनआईए की है अभय? देखिए बिल्कुल सौरभ, एनआईए हेडक्वार्टर की अगर तैयारियों की बात करें तो यहां पर तैयारियां लगभग पूरी हैं। बाकायदा पैरामिलिट्री फोर्सेस ने इस पूरे इलाके को खाली करा दिया है और सामने एनआईए हेडक्वार्टर में जो 3rd फ्लोर है वहां पर बताया जा रहा है कि वहां पर एक रूम बाकायदा सेटअप किया गया है, जहां पर डीआईजी और आईजी लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो तहव्वुर राणा से पूछताछ यहां पर करेंगे। जब यहां पर लाया जाएगा इस आतंकी को, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। हमारी सौरभ बात हुई कुछ सोर्सेज से, सीआईएसएफ के सोर्सेज से बात हुई और साथ ही जो एयरपोर्ट पर लोकल पुलिस है उनसे हमारी बात हुई। उनका यह कहना है कि राणा का जो स्पेशल फ्लाइट है जिससे उसको लाया जा रहा है अभी समय लग सकता है, शाम हो सकती है, लगभग 4 साढ़े 4 बजे के आसपास पालम का जो एयरपोर्ट है वहां पर यह विमान लैंड करेगा और उसके बाद एनआईए हेडक्वार्टर लाने में और भी शाम इसके अंदर हो सकती है। वजह जो रिफिलिंग होनी थी वो बताई जा रही है, तो अभी कुछ समय लगेगा। लेकिन एनआईए हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो यहां पर तैयारी पूरी कर ली है। जिस कमरे के अंदर पूछताछ की जाएगी, जहां पर रखा जाएगा, क्योंकि यह बिल्कुल तय है कि समय पूरा है एनआईए के पास कोर्ट में पेश करने के लिए। जब एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो उसके बाद आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी दिखाई जाएगी। गिरफ्तारी दिखाने के बाद यहां पर पूछताछ की जाएगी और यह भी संभव है कि अगर देर शाम तक एनआईए हेडक्वार्टर के अंदर लाया जाता है तो इतना समय है कि अगर एनआईए चाहे तो कल भी एनआईए की स्पेशल कोर्ट जो है पटियाला हाउस कोर्ट, वहां पर इस आतंकी को पेश किया जा सकता है, क्योंकि लंबी रिमांड लेनी है, लगभग 30 दिन की रिमांड ली जा सकती है। यही वजह है कि कोई जल्दबाजी इसमें एनआईए को फिलहाल नहीं है। लंबी पूछताछ करनी है, भारत में ट्रायल शुरू होना है, न केवल एनआईए हेडक्वार्टर में पूछताछ होगी बल्कि इसके साथ ही जो पूरा का पूरा कनेक्शन है, जिस तरीके से मुंबई के अंदर जहां पर बाकायदा एक अपने दफ्तर के अंदर एंट्री करवाने की कोशिश की थी हेडली, जब वहां पर पहुंचा था तो पूरी मुंबई भी लेकर जाना है, वहां पर पूरा ट्रायल करना है। तो आज देर शाम तक बताया जा रहा है कि देर शाम तक एनआईए हेडक्वार्टर में इस आतंकी को लेकर एनआईए की टीम पहुंचेगी और लगभग 4 बजे के बाद ये जो विमान है ये पालम टेक्निकल एरिया जो है वहां पर लैंड होगा। जी मनीष, अब यहां से जो है एक प्रोसेस शुरू होने जा रहा है, हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है, और हम जो देखते हैं जब ये आएगा, जैसा अभी अभी बता रहे थे, फिर इसको मुंबई लेकर के जाना, तमाम उन जगहों पर जाकर जहां ये खुद रहा मुंबई के हमलों से चंद दिन पहले तक, वहां इसको लेकर के जाना, अब एक लंबा वक्त यहां की कानूनी लड़ाई में लगेगा। मनीष, सौरभ एक बार
मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूं दर्शकों के लिए, अब इस मुकदमे की भारत में आकर जब ये लैंड करेगा तो शुरुआत होगी, हमें क्या क्या जानना है इससे? सौरभ, ये 26/11 का मेन कॉन्स्पिरेटर है। जो कंट्रोल रूम था उसके अंदर अबू जुंदाल, जकीउर रहमान लखवी, हाफिज सईद के निर्देश पे और पाकिस्तानी आर्मी के 2 मेजर इकबाल और मेजर समीर इसमें शामिल थे और कर्नल शाह इसको देख रहे थे। और ये पूरी जानकारी तहव्वुर राणा के थ्रू रूट हो रही थी डेविड हेडली कोलमैन को। और फिर उसके बाद ये तैयारी की गई कि इन कसाब के समेत जो 10 आतंकी थे उनको ट्रेन किया गया। तो ये पूरी चेन में तहव्वुर राणा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 बार डेविड हेडली कोलमैन 2006 से लेकर 2008 के बीच में, यानी 26/11 का अटैक था उसके बीच आया। 300 से ज्यादा बार डेविड हेडली कोलमैन ने तहव्वुर राणा से बातचीत की। उसके अलावा जब आखिरी विजिट तहव्वुर राणा की ठीक अटैक से पहले थी, यानी 13 नवंबर 2008 से लेकर 21 नवंबर 2008 तक, तो उस दौरान अपनी वाइफ को लेकर तहव्वुर राणा आया। तब इसने वीडियोग्राफी की शिवसेना हेडक्वार्टर, सिद्धि विनायक जो मंदिर है, उसके अलावा दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज, साउथ ब्लॉक, जो मुंबई के अंदर जो वीडियोस तैयार किए, उन सभी वीडियोस को साजिद मीर जो बड़ा आतंकी है पाकिस्तान के एक अंदर बार मैं मौजूद आपके था। पास मनीष लौटूंगा, जरा एक बार फिर कुमार सोनू के पास चलते हैं क्योंकि वो एयरपोर्ट के बाहर है। क्या कुछ हलचल हुई है वहां पे सोनू? देखिए, बिल्कुल अभी जैसे मैंने कहा कि किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं है। हालांकि इक्का दुक्का जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो जरूर अंदर बाहर हो रही हैं, क्योंकि तमाम रेकी करनी होती है, तमाम तैयारियों को देखना होता है। फिलहाल पुलिस को डिप्लॉयमेंट जरूर है बाहर, लेकिन अभी कोई ऐसा मेजर डेवलपमेंट अभी एयरफोर्स स्टेशन के अंदर नहीं है जिसे कहा जाए कि हाँ अब जो है कुछ ही समय का इंतजार है। तो क्योंकि फ्लाइट को भी बताया जा रहा है कि वो उस विशेष विमान के आने में भी अभी तकरीबन अभी 2:40 हुए हैं, तो 4:30 बजे के बाद की स्थिति जो है बन रही है। क्योंकि कुछ लोगों से हमारी बात हुई, कुछ सोर्सेज से हमारी बात हुई जो इस पूरे ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं, उनमें 1-2 लोगों से हमारी बात हुई, तो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि अभी जो है इसमें समय लग सकता है, पहली बात। लेकिन मैं जैसा आपको बताया कि सौरभ, यहां से तकरीबन 30 से 35 मिनट का समय है एनआईए हेडक्वार्टर पहुंचने का। 17 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है और ऐसे में वहां पर चप्पे चप्पे पर निगरानी के लिए जो है पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक जैम में जो है काफिला ना फंसे उसके लिए ट्रैफिक यूनिट को अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा लोकल पुलिस को एक्टिव किया गया है। और मैं आपको बताऊं कि जो पालम एयरबेस है ये जो है साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में आता है दिल्ली पुलिस के, तो पूरा साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट को अलर्ट पर रखा गया है। इसके बाद जो एनआईए का हेडक्वार्टर है वो साउथ डिस्ट्रिक्ट में है, तो साउथ डिस्ट्रिक्ट को एक्टिवेट किया गया है। इसके साथ साथ दोनों के बीच में नई दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट का भी कुछ एरिया पड़ता है। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर तीनों डिस्ट्रिक्ट के जो आला अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो भी इस ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं, वो जो है पूरा अलर्ट पर है ताकि किसी भी तरीके से चूक ना हो। साथ साथ नई दिल्ली जो रेंज है ट्रैफिक की उसको अलर्ट पे रखा गया है, क्योंकि मैक्सिमम एरिया जो है नई दिल्ली रेंज के पास है ट्रैफिक यूनिट की, तो उसको अलर्ट पे रखा गया ताकि किसी भी तरह से जाम ना हो। तो फिलहाल बस इंतजार अब कुछ घड़ी का ही है जब वो विशेष विमान भारत पहुंचेगा अमेरिका से, जिसके बाद एनआईए कस्टडी लेगी ऑफिशियली, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी दिखाई जाएगी और गिरफ्तारी के समय के बाद 24 घंटे के भीतर भीतर जो है एनआईए कोर्ट में पेश करेगी तहव्वुर राणा को, जो कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है। जी, कसाब के बाद पहला आदमी जो कि अब यहां पर लीगल प्रक्रिया को फेस करेगा। देखिए, 2-3 बातें। एक तो इसमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत सरकार की जो डिप्लोमेटिक विन है ये बहुत बड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और 2019 में भारत सरकार ने अमेरिका को कहा था जुडिशली कि भाई इसको हमें प्रत्यर्पण किया जाए। तब से ये लगातार 2019 में कहा था। 2019 में मोदी सरकार से, बाइडेन सरकार से उस वक्त से ये काम चल रहा है और लगातार ये होता रहा। और पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट, हमने 19 में क्यों मांगा इसको, हमने पहले क्यों नहीं मांगा? नहीं, उससे पहले एक्सरसाइज चल रही थी। 2011 में एनआईए ने इस पर चार्जशीट दायर की है, समझे? ऐसा नहीं है कि नहीं है। और एनआईए उस समय भी अमेरिका के साथ काम कर रहा था, 2011 में हुआ, लेकिन सरकार ने उस समय उस पर ज़्यादा जो एक्टिवली पार्टिसिपेशन होना चाहिए वो नहीं दिखाई दिया। उसके बाद लगातार हुआ, जबकि अमेरिका में उस पर जेल में ही था वो, और अमेरिका में उसके तैयबा उससे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आतंकवादी संगठन, उसके साथ थे और 14 साल की जेल थी। ऐसा नहीं है कि वो आराम से घूम रहा था। तो आरोपी अमेरिका में भी वो था। मुश्किल बात ये रही कि उसके बाद भी भारत सरकार ने उस तरह से ध्यान नहीं दिया। और खास बात इसमें ये ध्यान रखनी चाहिए कि 2008 में हुआ ये, 26 नवंबर 2008 को जी। उसके बाद यूपीए सरकार थी, यूपीए सरकार पर आरोप नहीं लगा सकते कि वो हुआ, लेकिन उसके बाद 6 साल तक 2014 तक भी यूपीए सरकार थी, जिस दौरान इसमें कोई उस तरह का पार्टिसिपेशन सरकार का नहीं दिखाई दिया कि वो करे। इस पर 405 पेज की चार्जशीट दायर हुई है
पूरे मुंबई हमले में। तो इसलिए इसमें सरकार को या एनआईए को बहुत काम नहीं करना। ये तैयबुर राणा का जो जितना मामला है, जो उसको कॉन्स्पिरेटर के तौर पे देखा गया है हेडली के साथ, वो उसका पूरा क्या कहना चाहिए, मदद करने वाला आदमी के तौर पे वहाँ पर रहा है। कनाडा में भी उसने मदद की, अमेरिका में वो वहाँ पर रहा है, और यहाँ पर भारत में जो उसने फर्स्ट वर्ल्ड करके ना एक एजेंसी बनाई थी, कंपनी बनाई थी, उसके थ्रू किस तरह से मदद की। अब मुझे यहाँ जो लगता है कि दो बातें हो सकती है। जो अभी पालम एयरपोर्ट पर वो आ रहा है, तो जरूरी नहीं कि पटियाला कोर्ट में उसको ले जाया जाए, क्योंकि जिस तरह का वो अपराधी है उसको पटियाला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकती है, या फिर कोर्ट को एलजी के परमिशन लेके कोर्ट को ही वहां पर ले आया जाए। कोर्ट का मतलब जज साहब को ही वहां एनआईए या जहां भी वो रखना चाहते हैं, क्योंकि उसका मूवमेंट जो है ना बहुत रिस्की है, बहुत हाई रिस्क है। इसलिए मुझे चांसेस कम लगते हैं कि पटियाला कोर्ट में ले जाया जाए, या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो। पब्लिक कोर्ट में ले जाना बहुत मुश्किल काम है, और हो सकता है कि जज साहब को ही, जिसे हम कहते हैं कि कोर्ट को ही मूव किया जाए, तो वो कोर्ट मूव करके भी इस पर काम किया जा सकता है। पुलिस की गाड़ियों का मूवमेंट तो वहां दिखाई दे रहा है। गाड़ी आपने आप जैसा कहा कि कुछ अंदर बाहर हो रही हैं पुलिस की गाड़ियां। सुनो, एक ही रिप्लाई है भाई के बाद। देखिए, अभी कोई बड़ा मूवमेंट मैं कह रहा हूं सौरभ की अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि आप देखें कि यहां पर ये एयरफोर्स स्टेशन का वो गेट है जिससे एंट्री और एग्जिट होती है। हालांकि जो पुलिसकर्मी हैं वो मीडिया कर्मियों को थोड़ा आगे की तरफ जाने के लिए इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि सेंसिटिव एरिया है, जैसे मैंने कहा, और ये बड़ा ही सेंसिटिव एरिया और हाई सिक्योरिटी एरिया है। तो ऐसे में मीडिया कर्मियों को आगे जाने से रोका जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी मूवमेंट होगी वो इसी गेट से होगी जहां पर साफ साफ लिखा है एयरफोर्स स्टेशन पालम, यानी वायुसेना स्टेशन पालम, यहीं से होगी। फिलहाल अभी मूवमेंट कुछ बड़ी नहीं दिख रही है। हालांकि पुलिस का डिप्लॉयमेंट जरूर है जो वायुसेना का स्टेशन है, एयरफोर्स स्टेशन है, उसके बाहर, लेकिन अभी बड़ी मूवमेंट नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी मूवमेंट होगी, सबसे पहली जो तस्वीर होगी वो वायुसेना के इसी स्टेशन से हम सबको दिखाएंगे, जिसमें कि तहूर राणा जांच एजेंसियों की कड़ी सुरक्षा के बीच जो है सीधा एनआईए हेडक्वार्टर की तरफ निकलेगा। इसमें एक लाइन में कहना चाहता हूँ, मतलब जो वो बता रहे हैं कि जिस तरह से होगा, ये संभव है कि इसी तरह का प्लान हो, लेकिन मेरा अनुभव ज़्यादा ये कहता है कि जो एजेंसीज होती हैं, इस तरह की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, और हाई रिस्क जो क्रिमिनल्स होते हैं, उनमें वो आपको गुगली बहुत देते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कि हम शांति से हम वहां पहुंच जाएं जहां हाँ, उनका पर्पज होता है कि वो पहुंच जाएं, उनको आपकी चिंता नहीं कि आपको वो विजुअल जरूरी भी है। तो इसलिए गुगली बहुत होती है कि हम सोच रहे हैं यहाँ पर हैं और वो कहीं से। सर, तहव्वुर राणा को लाने में लंबा समय जरूर लगा, लेकिन सजा मिलने में से लंबा समय नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि केरल सरकार इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसके मैटर को चलाएगी। चार्जशीट तो है ना। फांसी कब हो गई थी? सबको फांसी तो अभी हुई थी 2014 के बाद ही हुई थी। नहीं, पहले हुई थी। 2013 में हुई थी। 2013 में हो गई। 2013 में हुई थी। 5 साल बाद उस आतंकी हमले के 5 साल के अंदर ट्रायल पूरा होकर के इसकी चार्जशीट तो पूरी तैयार है। फांसी हो जाएगी इतना है मुझे लग रहा है, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका मामला चलेगा और बहुत ज्यादा एजेंसी को काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके खिलाफ पुख्ता सबूत है। मुझे लगता है कि ये जल्दी इस पे केंद्र सरकार निपटारा करेगी। सबूत है तभी एक्स्ट्राडिशन पॉसिबल हुआ है, अदरवाइज अमेरिका देता ही नहीं। अमेरिका थोड़ी देता, तो इसलिए केस तो पूरी फाइल तो तैयार ही उनकी। इसमें तो मुझे लगता है कि अब ये तो विषय ही नहीं रह गया है कि तहव्वुर राणा को सजा कब होगी, कितने दिन में, वो सब तो तैयारी पूरी होगी। भारत की क्या एक तरह से कहें कि इसमें कोशिश होगी, जो बार बार कहा जाता है कि पाकिस्तान में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान कैसे भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है, पाकिस्तान कैसे 26/11 के पीछे था, हमारी इकोनॉमिक कैपिटल पर हमला कराया, जो सब कुछ लगभग बार बार कहा जाता रहा है, उसको इसके जरिए कितना स्थापित कर सकते हैं, यह भी भारत की एजेंसियों की कोशिश होगी। और दूसरा, डेविड हेडली को लाने के लिए भी प्रयास तो हो ही रहे हैं, उसको वो कब तक आएगा। हाँ, नहीं, जैसा अभी मनीष बता रहे थे, वो जो वहाँ एक किस्म का एक मॉनिटरिंग रूम पाकिस्तान ने बना हुआ था, वहाँ से जो इंस्ट्रक्शंस इन आतंकवादियों को आ रही थी, मतलब लश्कर तैयबा के बिल्कुल टॉप रंग में शामिल ये आदमी था इसको जो जिम्मेदारी दी गई। पार्लियामेंट अटैक के बाद ये दूसरा बड़ा ऑपरेशन था लश्कर तैयबा का, ISI का, मतलब जो इतना प्लान के तरीके से जो किया गया था। और इसमें सबसे दिलचस्प है कि मुंबई का जो इसको लॉजिस्टिक सपोर्ट जो मिला, कुछ लोग उस वक्त भी लोकल लोग भी पकड़े गए थे, जो लीड मिली है उन्हीं से मिली है, जो यहाँ ट्रैवल एजेंसी चलाता था और सारा तो स्लीपर सेल्स भी होते हैं और लोकल लोग के बिना तो उसको मदद नहीं मिल सकती। 2012 में 21 नवंबर 2012। लेकिन लश्कर तैयबा के कारण ही इसको अमेरिका की जो सजा मिली हुई है वो लश्कर तैयबा से कनेक्शन की वजह से मिला, क्योंकि उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है अमेरिका ने।
नहीं, लेकिन जैसा हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि इसको अमेरिका ने दिया भारत को सौंपा, ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि ट्रम्प साहब का वो नहीं देखा, कहाँ देखते हो बड़े आपने ट्रम्प का वो नहीं देखा स्टेटमेंट भी जिस तरह से उसने दिया है, पहले प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जिस तरह से बात की और फिर कहा कि भाई बहुत बुरा आदमी है और इसको सौंपना चाहिए और ये सजा मिलनी चाहिए। ये बात तो ये साबित बड़ी होती बात है कि भारत सरकार ने सबूत बड़े पुख्ता सौंपे हैं उनको। सर सौंपने से नहीं होता ना, केवल परसुएशन तो है ही, लेकिन परसुएशन जो है ना, हाँ परसुएशन तो है ही, परसुएशन जो है डिप्लोमेटिक, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो तो देने ही आपको सबूत के बिना तो ये हो ही नहीं सकता, जैसे आपने इस बात का जिक्र किया, लेकिन परसुएशन, डिप्लोमेटिक परसुएशन जो है, और यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, हम लोग कम याद करते हैं उनको, डोभाल साहब को, उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। कल तो डोभाल एक्सरसाइज जो है उन्होंने इसमें पूरी एक्सरसाइज की, और ये जो अभी ऑपरेशन चल रहा है, इसको ऑपरेशन ही बोलते हैं, जो तैमूर राणा को वहां से यहाँ लाया जा रहा है, उस एक्सरसाइज को वो मॉनिटर कर रहे हैं। तो अजीत डोभाल की जो एक्सरसाइज है इस पूरे में, प्रत्यर्पण के मामले में भी और तैमूर राणा के हिंदुस्तान पहुंचने में, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि डिप्लोमेटिक प्रोसेस का मतलब हम केवल समझते हैं कि MEA वाले ही कुछ कर रहे हैं नॉर्मली। नहीं, इसमें बता रहे हैं एजेंसी का रोल ज्यादा है, एजेंसी का रोल ज्यादा है, और NIA ने भी बहुत काम इस पर किया है। सबूत जुटाना और उसके बाद परसुएशन में, चूंकि डोभाल साहब ने पर्सनल इसमें इंटरेस्ट लिया है NSA ने, तो और जिस तरह आप क्या समझते हैं जो अमेरिका की उनकी यात्राएं हुई हैं, तो उसमें उन्होंने इस मुद्दे को हमेशा जो है हर स्तर पर उठाया होगा, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का जो सोचिए कि 5 साल लगे भारत सरकार ने, मतलब मोदी सरकार में भी 19 में ये आगे परसुएट किया था, और उसके बाद भी 5 साल लगे हैं। तो इतना आसान काम नहीं होता कि प्रत्यर्पण कर लिया जाए और कोशिश हो और अभी तो आ जाए, और उसके बाद क्या एक्सरसाइज होती है। भारत सरकार ने जो प्रोसिक्यूटर रखा है उसको 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर लश्कर तैयबा से ज्यादा यहाँ, इससे तो हमें ये स्थापित कर रहा है कि ISI ने इसके सबके पीछे थी। वो तो साबित ही है, वो तो इसमें तो कोई बात ही नहीं। ISI तो उसमें है ही, लश्कर तैयबा को भी तो ISI सपोर्ट करती है ना, पाकिस्तान ISI का है। लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश मोहम्मद, सारे ISI क्रिएशन नहीं। वो पाकिस्तान ने पिछले कुछ वर्षों में, कुछ दशकों से वो नॉन स्टेट एक्टर के नाम पर जो एक धूल, सर अब तो पाकिस्तान को छोड़िए, दुनिया भर में भी कोई बात नहीं मानता उनकी इस बात को लेकर कि पाकिस्तान किस तरह से काम कर रहा है। नॉन स्टेट एक्टर्स तो फिर नॉन स्टेट एक्टर मार भी देते हैं, फिर ये भी तो हो जाता है ना कि अगर नॉन स्टेट एक्टर हैं तो कोई नॉन स्टेट एक्टर मार देता है। और मुझे लगता है कि आज के समय में 2 बातें बहुत ठीक से इसको समझना चाहिए। एक तो फिर से ये बात करनी चाहिए कि जैसे हमने ये रक्षा सूत्र पहन रखा है, कलावा पहन रखा है, कसाब को भी पहना दिया था, और इसी देश के कुछ नेता उसको संघ की साजिश बता देते थे। इसी देश के कुछ नेता, संसद में बहस हो चुकी है, वो तो खैर अभी लोग राज्यसभा में, राज्यसभा में, उसका संदर्भ हम नहीं ले रहे हैं, हम ओवरऑल कह रहे हैं। और उस वक्त कई अखबारों ने छाप दिया, लगा ऐसे कि ये तो कुछ है। वो तो भला हुआ कि पाकिस्तान में ही कसाब के गांव तक से रिपोर्टिंग हो गई, सामने सब कुछ आ गया। और मैं उस वक्त चूंकि मुंबई में ही था, आप कल्पना कीजिए मुंबई में जो टारगेट किया गया था, मतलब वो अकल्पनीय था, क्योंकि मुंबई को आप एक तरह से पूरी तरह से जाम कर देते, ध्वस्त कर देते, और हमारे पुलिस के लोग, हमारी सुरक्षा एजेंसियां, जिनको हम कई बार कहते हैं, और सचमुच अब तो उसके बाद से बहुत कुछ हो गया। अब तो बेस कई जगह हो गए, NIA के कई जगह NSG कमांडो कैंप नए बनने लगे हैं, अब तो अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स हो गए। वरना वो भी एक मुश्किल थी कि कितने घंटे में यहां से कमांडो उड़ेंगे और लैंड करेंगे, और मुंबई वो तो NSG का मुंबई एक्सरसाइज ही अपने आप में बड़ी हुई थी, उसी के बाद कितनी बड़ी चीज थी। और दूसरी एक बड़ी चीज है जिसको भारत सरकार की, खास करके मतलब बिना किसी संकोच के 2014 के बाद की पॉलिसी कि इकोनॉमिक, डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स, ये जो इंटरनेशनली भारत ने अपने आप को पोजीशन किया है, आप चाहे इकोनॉमिक मुद्दों पर बार्गेन की बात करें, डिफेंस डील्स हो या डिफेंस से जुड़ी चीज हो उस पर बार्गेन करें, या फिर विदेश मंत्रालय की जो रणनीति जिसको हम डिप्लोमेसी कहते हैं, राजनय कहते हैं, उस पर इस सरकार में 10 सालों में जितना काम हुआ है, उस सब के लिहाज से देखें, तब तहव्वुर राणा का भारत आना और इस पर जो कार्रवाई होने जा रही है, जो कानून के तहत, भारतीय कानून के तहत जो केस चलेगा, उसको ज्यादा आसानी से समझा जा सकता है। एक और दिलचस्प बात है, जैसे कसाब को पूरी जुडिशियल प्रक्रिया से गुजारा गया, भारत ने ये दिखाया कि हम पकड़ा, उसको स्पॉट पे पकड़ा गया था, बिल्कुल बिल्कुल, और सिपाही ने जान पे खेल के पकड़ा था उसको, उसने हत्या की, वहीं पकड़ा गया। इसके बावजूद उसको पूरी जुडिशियल प्रक्रिया से गुजारा गया और दुनिया को बताया गया कि भैया हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था वो नहीं है कि बनाना रिपब्लिक की तरह की पकड़ के जो, और इसको भी पूरी न्यायिक व्यवस्था से गुजारा जाएगा। नहीं, उसको भी एडवोकेट तो दिया गया, लेकिन अंत तय है, इसका अंत कैसे होगा अभी हम अभी बता सकते हैं भाई। अंत तो हम लोग इसलिए बता रहे हैं कि जो सबूत पुख्ता सौंपे हैं, वही मैंने कहा प्रत्यर्पण अपने आप में बताता है कि सबूत पक्के के खिलाफ। अच्छा, खबर आ गई है, देखिए दिल्ली पहुंच चुका है वो विशेष विमान
जिसमें ये तहव्वुर राणा आरोपी जो है वो मौजूद है और वहां से इसको हेडक्वार्टर लेकर के जाया जाएगा एनआईए के। लेकिन दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर वो विशेष विमान लैंड हो चुका है। जी मनीष प्रसाद। देखिए, जो एनआईए के ऑफिशियल्स हैं उनके मुताबिक दिल्ली में तहव्वुर राणा का जो फ्लाइट है वो लैंड कर चुकी है और लैंड करने के बाद ये कानूनी प्रक्रिया है उसको देखते हुए, उसका पालन करते हुए फिर उसके बाद एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। और इस पूरे रास्ते में बबल तैयार किया गया है ताकि जो ये पैसेज है सीएपीएफ और साथ में दिल्ली पुलिस और स्वैट कमांडोज हैं वो इसको कवर करेंगे। लेकिन चूंकि अभी लैंडिंग हुई है, उसके बाद से लेकर अभी तक अगला 1 घंटा बेहद क्रूशियल होगा। और जो हमें बताया जा रहा है कि 30-35 मिनट कम से कम एयरपोर्ट पे जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, फर्दर फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो सब करने में लगेगा। और फिर उसके बाद इसे लेकर जो एनआईए हेडक्वार्टर है, तहव्वुर राणा को लेकर जो एनआईए के आईजी हैं आशीष बत्रा, साथ में जया रॉय और डीआईजी जया रॉय, उसके अलावा 3 डीएसपी रैंक ऑफिसर और 2 आरएनडब्ल्यू के ऑफिसर, कुल मिला के 7 से 8 की संख्या में जो ऑफिसर्स हैं, साथ में 3 बख्तरबंद गाड़ियां होंगी। उसके अलावा एक पूरा काफिला होगा जो कि तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए हेडक्वार्टर पहुंचेगा। और इसीलिए पूरी जांच की जा रही है और जो जांच है वो इससे आगे बढ़ेगी। खासतौर पे 26/11 का मेन मास्टरमाइंड जो कि कॉन्स्पिरेसी में तहव्वुर राणा की एक अहम भूमिका थी, वो अब लैंड कर चुका है। इससे लिंक एक्सपोज होगा पाकिस्तान का, पाकिस्तानी आर्मी का, पाकिस्तानी आईएसआई का, उसके अलावा हाफिज सईद, ज़हीर रहमान लखवी, साजिद मीर, ऐसे आतंकी जो कि पाकिस्तान में बैठ के भारत को में आतंकी हमला जिन्होंने करवाया 26/11 का। और मेन जो लीड इसमें था वो तहव्वुर राणा था। तहव्वुर राणा की मूवमेंट, तहव्वुर राणा के जो ईमेल्स थे डेविड हेडली कोलमैन के साथ, उसके अलावा साजिद मीर के साथ, यहाँ तक कि डेनमार्क के अंदर भी उसने एक प्लान किया। छाबड़ हाउस में इस अटैक के बाद, 26/11 के अटैक के बाद एक बार फिर से डेविड हेडली कोलमैन के साथ वो छाबड़ हाउस जो कि पुष्कर में है, उसके अलावा गोवा में, दिल्ली में, वो दोबारा से प्लान करना चाहता था। उससे पहले उसकी गिरफ्तारी हुई। ये सभी जो नेक्सस है वो एक्सपोज होगा। और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं वो इंडियन लॉ के अनुसार उनको जो उसको सजा होगी, वो सजा में कम से कम अभी 4 से 5 महीने का वक्त लगेगा। उसके बाद ये तय होगा, फास्ट ट्रैक के तहत ये पूरा मामला सुना जाएगा और उसके साथ ये तैयारी की जाएगी कि जो तहव्वुर राणा और उसके साथ जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है, जो मिसिंग लिंक था अभी तक इन्वेस्टिगेशन में 26/11 में, जिसमें पाकिस्तानी आईएसआई के जो मेजर इकबाल तहव्वुर राणा के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में था। तहव्वुर राणा कराची में उससे मिला, दुबई में उससे मिला। उसके अलावा मेजर समीर पाकिस्तानी आईएसआई का, जिससे वो लगातार मिलता रहा। और जब 26/11 से पहले डेविड हेडली कोलमैन ने अपना पूरा नेटवर्क यानी फोन बंद कर दिया था, तो तहव्वुर राणा के द्वारा ही जो मेजर इकबाल और साथ में बाकी जो तमाम कॉन्स्पिरेटर थे इस पूरे आतंकी हमले के, वो पूरा मैसेज और कम्युनिकेट कर रहे थे डेविड हेडली कोलमैन को। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, जो इसका मेन किंगपिन है वो अब यहां पे आ चुका है, मेन आतंकी यहां पे आ चुका है। 2009 में गिरफ्तारी हुई यूएस में, एक्सट्रेडिशन में 2019 से लेकर अभी तक का एक लंबा समय लगा। डिप्लोमेटिक जीत है क्योंकि प्रधानमंत्री जब डोनाल्ड ट्रंप से मिले तो उन्होंने इसका जिक्र किया। और फिर उसके बाद पिछले संडे, मतलब ये जो संडे बीत गया है, उसमें आशीष बत्रा जो कि मेन एनआईए के आईजी हैं, झारखंड कैडर ऑफिसर हैं, एनआईए में हैं, पूरी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने देखी, एक्सट्रेडिशन के लिए लेटर्स लिखे, जो जितने भी क्वेरीज थे उनके जवाब दिए। और फिर उसके बाद अब लेकर तहव्वुर राणा को फ्लाइट दिल्ली लैंड कर चुकी है। और उसके बाद अब से 1 घंटे के बाद करीबन ये अनुमान लगाया जा रहा है 1 से 1.5 घंटा का वक्त होगा जब उसके बाद ये एनआईए हेडक्वार्टर में होगा। और फिर उसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तौर पर जो कस्टडी में लेते हुए जो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन है, जो एनआईए की इन्वेस्टिगेशन है, वो आगे बढ़ेगी। और फिर उसके बाद जुडिशियल कस्टडी के लिए पैरेलली, क्योंकि यहां से जो मेन इंसिडेंट्स है वो 26/11 का आतंकी हमला वो हुआ था मुंबई में। तो मुंबई में जहां जहां तहव्वुर राणा गया था अपनी लास्ट मूवमेंट में, यानी 26/11 अटैक से ठीक पहले 13 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक का जो टाइम था जब तहव्वुर राणा अपनी बीवी के साथ आया, और वो मुंबई, पुणे और उसके अलावा दिल्ली के अलग अलग जगहों पर, इसके अलावा जो पुष्कर और साथ में तो हापुड़ का एरिया यानी उत्तर प्रदेश के एरिया में भी गया। तो इसलिए मल्टीपल एजेंसी अब जो तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी और पूछताछ के बाद जो मिसिंग लिंक था इस पूरे 26/11 की कॉन्स्पिरेसी में वो साफ होगा और पाकिस्तान एक बार फिर से एक्सपोज होगा। केवल पाकिस्तानी नहीं बल्कि हाफिज सईद, ज़हीर रहमान लखवी और उसके साथ साथ जो उसके अंदर मौजूद थे मेन कंट्रोल रूम के अंदर। अबू जुंदाल की जब गिरफ्तारी हुई थी तो अबू जुंदाल ने भी तहव्वुर राणा का जिक्र किया था। यहां
तक कि फोन कम्युनिकेशन में इस बात का जिक्र किया था कि तहव्वुर राणा के द्वारा डेविड हेडली कोलमैन को पूरी तरीके से ट्रेन किया गया। कसाब से डायरेक्ट लिंक नहीं था क्योंकि वे मेन कॉन्स्पिरेटर के तौर पे था। इसका रोल था एक कॉन्स्पिरेसी तैयार करना, रोड मैप तैयार करना, साथ में ये मैप पूरा तैयार करना जहां जहां पे अटैक करना है। डेविड हेडली कोलमैन को तहव्वुर राणा ने ही एक सूडो कंपनी जिसका नाम इमिग्रेंट लॉ सेंटर था वो तैयार की, जो कनाडा बेस्ड कंपनी थी, और ये कहा कि वो यहां पे मुखौटे के तौर पर यहां पे उस कंपनी का एक एग्जीक्यूटिव होगा और यहां पर इमिग्रेशन का वो काम करेगा। इसीलिए तारदेव रोड जो है मुंबई का, वहां पे ऑफिस सेटअप किया गया और इसी की वजह से डेविड हेडली कोलमैन को मल्टीपल वीजा, बिजनेस वीजा, एंट्री वीजा जो जिसे कहते हैं वो दिया गया और 8 बार 2006 से लेकर 2008 26 11 तक करीबन 8 बार इसकी आवाजाही थी, जिसमें कराची मौजूद था, लाहौर मौजूद था, उसके अलावा दुबई, यूएस, मुंबई। तो ये मेन जो कॉन्स्पिरेसी है वो अब इससे बेनकाब होगी। पाकिस्तान एक्सपोज होगा, जो मिसिंग लिंक है 26/11 के, जिसके बारे में अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्लैरिटी नहीं थी, चाहे चार्जशीट हो या फिर इंटरोगेशन रिपोर्ट अबू जुंदाल की, वो सब एक्सपोज होगा और तहव्वुर राणा के यहां आ जाने से एनआईए की एक जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी होगी और भारत की ये कूटनीतिक तौर पर एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है।